श्री स्कंद ज्योतिष के वर्णन प्रसंग में गणित विषय का प्रतिपादन। श्री सनंदन जी कहते हैं, देवर्षि, अब मैं ज्योतिष नामक वेदांग का वर्णन करूंगा, जिसका पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उपदेश किया है तथा जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्यों के धर्म की सिद्धि हो सकती है। ब्रह्मन ज्योतिष शास्त्र 4 लाख श्लोकों का बताया गया है। उसके 3 स्कंद हैं, जिनके नाम हैं गणित, सिद्धांत, जातक, होरा और संहिता। गणित में परिक्रम, ग्रहों के मध्यम एवं स्पष्ट करने की रीतियां बताई गई हैं। इसके सिवा अनुयोग, देश, दिशा और काल का ज्ञान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उदय, अस्त, छायाधिकार, चंद्र श्रृंगोन्नति, ग्रह युति, ग्रहों का योग तथा पात, महापात, सूर्य चंद्रमा के क्रांति साम्य का साधन प्रकार कहा गया है। जातक स्कंद में राशि भेद, ग्रह योनि, ग्रहों की जाति, रूप और गुण आदि, विनियोजित, मानवेतर जन्मफल, गर्भाधान, जन्म, अरिष्ट, आयुदार्य, दशाक्रम, कर्माजीव, आजीविका, अष्टक वर्ग, राजयोग, नाभस योग, चंद्र योग, प्रवज्या योग, राशिशील, ग्रह दृष्टिफल, ग्रहों के भावफल, आश्रय योग, प्रकीर्ण, अनिष्ट योग, स्त्री जातक, फल, निर्याण, मृत्यु विषयक विचार, जन्म, नष्ट, विधान, अज्ञात जन्म काल को जानने का प्रकार तथा दृश्यकाणों के स्वरूप, इस सब विषयों का वर्णन है। अब संहिता स्कंद के स्वरूप का परिचय दिया जाता है। उसमें ग्रहचार, ग्रहों की गति, वर्ष लक्षण, तिथि, दिन, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त, उपग्रह, सूर्य संक्रांति, ग्रह गोचर, चंद्रमा और तारा का बल, संपूर्ण लग्नों तथा ऋतु दर्शन का विचार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, मौंजी बंधन, वेदारंभ, शुरिका बंधन, समावर्तन, विवाह, पृष्ठा, प्रतिष्ठा, ग्रह लक्षण, यात्रा, ग्रह प्रवेश, तत्काल वृष्टि ज्ञान, कर्म वैलक्षणं तथा उत्पत्ति का लक्षण, इन सब विषयों का संक्षेप से वर्णन करूंगा। अब गणित का प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। 1 इकाई, 10 दहाई, शत सैकड़ा, सहस्र हजार, अयुत 10,000, लक्ष लाख, प्रयुत 10 लाख, कोटि करोड़, अबुर्ध 10 करोड़, अब्ज अरब, खर्व 10 अरब, निखर्व खर्व, महापद्म 10 खर्व, शंख, नील, जलधि 10 नील, अनत्य, पद्म, मध्य 10 पद्म, परार्ध, शंख इत्यादि संख्याबोधक संख्याएं उत्तरोत्तर 10 गुनी मानी गई हैं। यथा स्थानीय अंगों का योग या अंतरक्रम या युक्तकर्म से करना चाहिए। गुण के अंतिम अंक को गुणक से गुणना चाहिए, फिर उसके पार्श्ववर्ती अंक को भी उसी गुणक से गुणना चाहिए। इस तरह आदि अंक तक गुणन करने पर गुणनफल प्राप्त हो जाता है। मुने इसी प्रकार भागफल जानने के लिए भी यत्न करें। जितने अंक से भाजक के साथ गुणा करने पर भाज्य में घट जाए, वही अंक लब्धि अथवा भागफल होता है। 2 समान अंकों के गुणनफल को वर्ग कहा गया है। विद्वान पुरुष उसी को कृति कहते हैं। जैसे 4 का वर्ग 4 गुना 4 16 और 9 का वर्ग 9 गुना 9 81 होता है। वर्गमूल जानने के लिए दाहिने अंक से लेकर बाएं अंक तक अर्थात आदि से अंत तक विषम और सम का चिन्ह कर देना चाहिए। खड़ी लकीर को विषम का और पड़ी को सम का चिन्ह माना गया है। अंतिम विषम में जितने वर्ग घट सकें उतने घटा देना चाहिए। उस वर्ग का मूल लेना और उसे पृथक रख देना चाहिए। फिर द्विगुणित मूल से सम अंक में भाग दें और जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषम में घटा दें। फिर उसे दूना करके पंक्ति में रख दें। मुनीश्वर, इस प्रकार बार बार करने से पंक्ति का आधा वर्गमूल होता है। समान 3 अंकों के गुणनफल को धन कहा गया है। अब धनमूल निकालने की विधि बताई जाती है। दाहिने के प्रथम अंक पर धन या विषम का चिन्ह खड़ी लकीर के रूप में लगावें। उसके वाम भाग में पार्श्ववर्ती 2 अंकों पर पड़ी लकीर के रूप में अघन या सम चिन्ह लगावें। इसी प्रकार अंतिम अंक तक 1 धन विषम और 2 अधन सम के चिन्ह लगाने चाहिए। अंतिम या विषम धन में जितने धन घट सके उतने घटा दें। उस धन को अलग रखें, उसका धनमूल लें और उस धनमूल का वर्ग करें। फिर उसमें 3 से गुणा करें, उसे आदि अंक में भाग दें। लब्धि को
अलग लिख दें। इस लब्धि का वर्ग करें और उसमें अनत्य प्रथम मूलांक एवं 3 से गुणा करें, फिर उसके बाद में अंक में उसे घटा दें तथा अलग रखी हुई लब्धि के धन को अगले अंक में घटा दें। इस प्रकार बार-बार करने से घनमूल सिद्ध होता है। भिन्न अंकों के परस्पर हर से हर भाजक और अंश भाज्य दोनों को गुण देने से सबके नीचे बराबर हर हो जाता है। भाग प्रभाग में अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करना चाहिए। भागानुबंध एवं भागापवाह में यदि एक अंक अपने अंश से अधिक या उन होवे तो तलस्थ हर से ऊपर वाले को हर को गुण देना चाहिए। इसके बाद अपने अंश से अधिक उन किए हुए हर से अर्थात भागानुबंध में हर अंश का योग करके और भागापवाह में हर अंश का अंतर करके अंश को गुण देना चाहिए। ऐसा करने से भागानुबंध और भागापवाह का फल सिद्ध होगा। जिसके नीचे हर ना हो उसके नीचे एक हर की कल्पना करनी चाहिए। भिन्न गुणन साधन में अंश अंश का गुणन करना और हर हर के गुणन से भाग देना चाहिए। इससे भिन्न गुणन में फल की सिद्धि होती है। यथा 2/7 गुणा 3/8, यहाँ 2 और 3 अंश हैं और 7, 8 हर हैं। इनमें अंश अंश से गुणा करने पर 2 गुणा 3 बराबर 6 हुआ और हर हर के गुणन से 7 गुणा 8 बराबर 56 हुआ। फिर 6 भागित 56 करने से 6/56 जिसे 2 से काटने पर 3/28 उत्तर हुआ। विद्वान भिन्न संख्या के भाग में भाजक के हर और अंश को परिवर्तित कर हर को अंश और अंश को हर बनाकर फिर भाज्य के हर अंश के साथ गुणन क्रिया करनी चाहिए। इसमें भागफल सिद्ध होता है। यथा 3/8, 4/5 में हर और अंश से परिवर्तन से 3/8 गुणा 5, 4 बराबर 15/32 यही भागफल हुआ। भिन्नांग के वर्गादि साधन में यदि वर्ग करना हो तो हर और अंश दोनों का वर्ग करें तथा धन करना हो तो दोनों का धन करें। इसी प्रकार वर्गमूल निकालना हो तो दोनों का वर्गमूल और धनमूल निकालना हो तो भी दोनों का धनमूल निकालना चाहिए। यथा 3/7 का वर्ग हुआ 9/49 और मूल हुआ 3/7। इसी प्रकार 3/7 का घन हुआ 27/343, 3/7। विलोमा विधि से राशि जानने के लिए दृश्य में हर को गुणक, गुणक को हर, वर्ग को मूल, मूल को वर्ग, ऋण को धन और धन को ऋण बनाकर अंत में उल्टी क्रिया करने से राशि इष्ट संख्या सिद्ध होती है। विशेषता यह है कि जहां अपना अंश जोड़ा गया हो वहां हर में अंश को जोड़कर और जहां अपना अंश घटाया गया हो वहां हर में अंश को घटाकर हर कल्पना करें और अंश ज्यों का त्यों रहे। फिर दृश्य राशि में विलोम क्रिया उक्त रीति से करें तो राशि सिद्ध होती है। अभिष्ट संख्या जानने के लिए इष्ट राशि की कल्पना करनी चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता के कथनानुसार उस राशि को गुणा करें या भाग दें। कोई अंश घटाने को कहा गया हो तो घटावें और जोड़ने को कहा गया हो तो जोड़ दें। अर्थात प्रश्न में जो जो क्रियाएं कही गई हों वे इष्ट राशि में करके फिर जो राशि निष्पन्न हो उससे कल्पित इष्ट गुणित दृष्ट में भाग दें। उसमें जो लब्धि हो वही इष्ट राशि है। संक्रमण गणित में यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात हो तो योग को 2 जगह लिखकर एक जगह अंतर को जोड़कर आधा करें तो एक संख्या का ज्ञान होगा और दूसरी जगह अंतर को घटाकर आधा करें तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात होगा। इस प्रकार दोनों राशियां संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं। वर्ग संक्रमण में यदि 2 संख्याओं का वर्गांतर तथा अंतर ज्ञात हो तो वर्गांतर में अंतर से भाग देने पर जो लब्धि आती है वही उनका योग है। योग का ज्ञान हो जाने पर फिर पूर्वोक्त प्रकार से दोनों संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वर्गक्रम गणित में इष्ट का वर्ग करके उसमें 8 से गुणा करें, फिर 1 घटा दें, उसका आधा करें, तत्पश्चात उसमें इष्ट से भाग दें तो एक राशि ज्ञात होगी। फिर उसका वर्ग करके आधा करें और उसमें 1 जोड़ दें तो दूसरी संख्या ज्ञात होगी। अथवा कोई इष्ट कल्पना करके उस द्विगुणित इष्ट से 1 में भाग देकर लब्धि में इष्ट को जोड़ें तो प्रथम संख्या होगी और दूसरी संख्या 1 होगी। ये दोनों संख्याएं वे ही होंगी जिनके वर्गों के योग और अंतर में 1 घटाने पर भी वर्गांग ही शेष रहता है।
किसी इष्ट के वर्ग का वर्ग तथा पृथक उसी का धन करके दोनों को पृथक पृथक 8 से गुणा करें। फिर पहले में 1 जोड़ें तथा दोनों संख्याएं ज्ञात करें। यह विधि व्यक्त और अव्यक्त दोनों गणितों में उपयुक्त है। गुणकर्म से अपने अष्टांक गुणित मूल से उन या युक्त होकर यदि कोई संख्या दृश्य हुई हो तो मूल गुणक के आधे का वर्ग दृश्य संख्या में जोड़कर मूल लेना चाहिए। उसमें क्रम से मूल गुणक के आधा जोड़ना और घटाना चाहिए। अर्थात यहाँ इष्ट गुणित मूल से ऊन होकर दृश्य हो, वहां गुणकार्ध को जोड़ना तथा इष्ट गुणित मूल युक्त होकर दृश्य हो तो उक्त मूल में गुणकार्ध घटाना चाहिए। फिर उसका वर्ग कर लेने से प्रश्नकर्ता की अभिष्ट राशि संख्या सिद्ध होती है। यदि राशि मूलोन या मूलयुक्त होकर पुनः अपने किसी भाग से भी उन या युत होकर दृश्य होती हो तो उस भाग को एक में उन या युत कर, यदि भाग उन हुआ तो घटा करके और यदि युत हुआ तो जोड़ करके उसके द्वारा पृथक पृथक दृश्य और मूल गुणक में भाग दें। फिर इस नूतन दृश्य और मूल गुणक से पूर्वत राशि का साधन करना चाहिए। त्रैराशिक में प्रमाण और इच्छा ये समान जाति के होते हैं। इन्हें आदि और अंत में रखें। फल भिन्न जाति का है, अतः उसे मध्य में स्थापित करें। फल को इच्छा से गुणा करके प्रमाण के द्वारा भाग देने से लब्धि इष्टफल होती है। यह क्रम राशि त्रैराशिक बताया गया है। व्यस्त त्रैराशिक में इसके विपरीत क्रिया करनी चाहिए, अर्थात प्रमाण फल को प्रमाण से गुणा करके इच्छा से भाग देने पर लब्धि इष्टफल होती है। प्रमाण, प्रमाणफल और इच्छा इन 3 राशियों को जानकर इच्छा फल जानने की क्रिया को त्रैराशिक कहते हैं। पंचराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, एकादश राशिक आदि में फल और हरों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करके प्रमाण पक्ष वाले को इच्छा पक्ष में और इच्छा पक्ष वाले को प्रमाण पक्ष में रखकर अधिक राशियों के घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर जो लब्धि आवे वही इच्छा फल है। मिश्र धन को इष्ट मानकर इष्ट कर्म से मूल धन का ज्ञान करें। उसकी मिश्र धन में घटाने से कलांतर शुद्ध समझना चाहिए। अपने अपने प्रमाण धन से अपने अपने काल को गुणा करना, उसमें अपने अपने व्यतीत काल और फल के घात गुणा से भाग देना, लब्धि को पृथक रहने देना, उन सब में यूनि के योग का पृथक पृथक भाग देना तथा सबको मिश्र धन से गुणा कर देना चाहिए। फिर क्रम से प्रयुक्त व्यापार में लगाए हुए धनखंड के प्रमाण ज्ञात होते हैं। पंचराशिकादि फल और हर को अनोन्य पक्ष नयन करने से इच्छा पक्ष में फल के चले जाने से इच्छा पक्ष बहुराशि और प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि माना गया है। इसी गणित के उदाहरण में जब इच्छा फल जानकर मूलधन जानना होगा तो फलों को परस्पर पक्ष में परिवर्तन करने से प्रमाण पक्ष स्वल्प राशि का फल ही बहुराशि इच्छा पक्ष से अधिक होगा। यहाँ राशि फल को इष्टमास और प्रमाण फल के गुणन से भाग देने पर मूलधन होता है। प्रक्षेप पूंजी के टुकड़े को पृथक पृथक मिश्रधन से गुणा देना और उसमें प्रक्षेप के योग से भाग देना चाहिए। इससे पृथक पृथक फल ज्ञात होते हैं। वापी आदि पूर्ण प्रश्न में अपने अपने अंशों से हर में भाग देना, फिर उन सब के योग से एक में भाग देने पर वापी के भरने के समय का ज्ञान होता है। द्विगुण चयादि वृद्धि में फल का साधन। जहाँ द्विगुण त्रिगुण आदि चय हो वहाँ पद यदि विषम संख्या 3, 5, 7 आदि हो तो उसमें एक घटाकर गुणक लिखें। यदि पद सम हो तो आधा करके वर्ग चिन्ह लिखें। इस प्रकार एक घटाने और आधा करने में भी जब विषमांक हो तब गुणक चिन्ह, जब समांक हो तब वर्ग चिन्ह करना एवं जब तक पद की कुल संख्या समाप्त न हो तब तक करते रहना चाहिए। फिर अनत्य चिन्ह से उल्टा गुणज और वर्गफल साधन करके आद्य चिन्ह तक जो फल हो उसमें एक घटाकर शेष में एकोन गुणक से भाग देना चाहिए। लब्धि को आदि अंक से गुणा करने पर सर्वधन होता है। क्षेत्र व्यवहार प्रकरण। भुज और कोटि के वर्ग योग का मूल कर्ण होता है और कर्ण के वर्गांतर का मूल कोटि होता है तथा कोटि एवं कर्ण के वर्गांतर का मूल भुज होता है। ये बात त्रिभुज अथवा चतुर्भुज क्षेत्र के लिए कही गई है। अथवा राशि के अंतर्वर्ग में उन्हीं दोनों राशियों का द्विगुणित घात गुणनफल जोड़ दें
तो वर्ग योग होता है, अथवा उन्हीं दोनों राशियों के योगांतर का घात वर्गांतर होता है। मुने, व्यास को 22 से गुण देना और 7 से भाग देना चाहिए। इससे स्थूल परिधि का ज्ञान होता है। ज्या, जीवा और व्यास का योग एक जगह रखना और अंतर को दूसरी जगह रखना चाहिए। फिर इन दोनों का घात गुणा करना चाहिए। इस गुणन का मूल लेना और उसको व्यास में घटा देना चाहिए। फिर उसका आधा करें, वही शर होगा। व्यास में शर को घटाना, अंतर को शर से गुण देना, उसका मूल लेना और उसे दूना करना चाहिए, तो जीवा हो जाएगी। जीवा का आधा करके उसका वर्ग करना, शर से भाग देना और लब्धि में शर को जोड़ देना चाहिए, तो व्यास का मान होगा। परिधि से चाप को घटाकर शेष में चाप से ही गुणा करने पर गुणनफल प्रथम कहलाता है। परिधि का वर्ग करना, उसका चौथा भाग लेना, उसे 5 से गुणा करना और उसमें प्रथम को घटा देना चाहिए, ये भाजक होगा। चतुर्गुणित व्यास को प्रथम से गुण देना, ये भाज्य हुआ। भाज्य में भाजक से भाग देना, ये जीवा हो जाएगी। व्यास को 4 से गुणा करके उसमें जीवा को जोड़ देना, ये भाजक हुआ। परिधि के वर्ग को जीवा की चौथाई और 5 से गुण देना, ये भाज्य हुआ। भाजक से भाज्य में भाग देना, जो लब्धि आवे उसे परिधि वर्ग के चतुर्थांश में घटा देना और शेष का मूल्य लेना, उसे वृत्त परिधि के आधे में घटा देने पर तो धनु का चाप होगा। अन्नादि राशि व्यवहार, राशि व्यवहार में स्थूल, मध्यम, सूक्ष्म अन्न राशियों में क्रमशः उनके परिधि का नवमांश, दशमांश और एकादशांश वेद होता है। परिधि का शतांश लेकर उसका वर्ग करना और उसे वेद से गुण देना चाहिए, उसका नाम धनहस्त होगा। जल के व्यास, चौड़ाई से लंबाई को गुण देना, फिर उसी को गहराई के अंगुल मान से गुण देना तथा 3100 से भाग देना चाहिए। इससे जल का द्रोणात्मक मान ज्ञात होगा। चौड़ाई, गहराई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और उसमें 4096 से भाग देना, तो अन्न का द्रोणादि मान होगा। ऊंचाई, व्यास, चौड़ाई और लंबाई के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुण देना और 1150 से भाग देना चाहिए, वो पत्थर का द्रोणात्मक मान होगा। विस्तार आदि के अंगुलात्मक मान को परस्पर गुणा करना चाहिए और 585 से भाग देना चाहिए, तो लब्धि लोहे के द्रोणात्मक मान का सूचक होती है। छाया साधन में प्रदीप और शंकु तलक का जो अंतर हो, उसे शंकु को गुण देना और दीपक की ऊंचाई में शंकु को घटाकर उससे उस गुणित शंकु में भाग देना, तो छाया का मान होगा। शंकु और दीपतल के अंतर से शंकु को गुण देना और छाया से भाग देना, फिर लब्धि में शंकु को जोड़ देना, तो दीपक की ऊंचाई हो जाएगी। शंकु रहित दीपक की ऊंचाई से छाया को गुण देना और शंकु से भाग देना, तो शंकु तथा दीपक का अंतर ज्ञात होगा। छायाग्र के अंत से छाया को गुण देना, छाया के प्रमाणांतर से भाग देना, तो भू होगी। भू और शंकु का घात गुणा करना और छाया से भाग देना, तो दीपक की ऊंचाई होगी। उपर्युक्त सब बातों का ज्ञान त्रैराशिक से होता है। ये परिक्रम गणित मैंने संक्षेप से कहा। अब ग्रह का मध्यात्मिक गणित बताता हूँ, वो भी अधिक विस्तार से नहीं। विप्रवर, चारों युगों का सम्मिलित मान 43,20,000 वर्ष बतलाया गया है। उसके दशांश में 4 का गुणा करने पर सत्ययुग नामक पाद होगा। उसका मान 17,28,000 वर्ष है। दशांश में 3 का गुणा करने पर 1,29,06,000 वर्ष त्रेता नामक पाद होता है। दशांश में 2 का गुणा करने पर 8,64,000 वर्ष द्वापर नामक पाद होता है और उक्त दशांश को एक गुणा ही रखने पर 4,32,000 वर्ष कलयुग नामक पाद कहा गया है। कृताब्द सहित एक सत्ययुग अधिक 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और उतने ही समय की उनकी एक रात्रि होती है। नारद, ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प में जितने वर्ष बीत गए हैं, उन्हें एकत्र करके ग्रहानयन, ग्रह साधन करना चाहिए अथवा इष्ट युगादि से ग्रह साधन करें। एक युग में पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सूर्य, बुध और शुक्र के 43,20,000 भगण होते हैं तथा मंगल, शनि और बृहस्पति के शीघ्रोक्त भगण भी उतने ही होते हैं। एक युग में चंद्रमा के भगण 57,75,03,336 होते हैं। भौम के 2,29,06,832, बुध के शीघ्रोच्च के 17,09,37,060, बृहस्पति के 3,64,220, शुक्र के शीघ्रोच्च के 70,02,02,376, शनि के
1,46,568 तथा चंद्रमा के उच्च भगण के 4,88,203 होते हैं। चंद्रमा के पाद की वामगति संबंधी भगणों की संख्या 2,32,238 है। सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय पर्यंत जो दिन का मान होता है उसे भौमवासर या सावन वासर कहते हैं। वे एक महायुग चतुर्युग में 157 करोड़ 79,17,828 होते हैं। चांद्र दिवस 160 करोड़ 30,80,000 होते हैं। अधिमास 1 करोड़ 59,03,336 होते हैं तथा तिथि अक्षय 25 करोड़ 8,02,252 होते हैं। रवि मासों की संख्या 5 करोड़ 18,40,000 है। चांद्रमास 53 करोड़ 43,03,336 होते हैं। पूर्वाभिमुख गति के क्रम से एक कल्प में सूर्य के मंदोच्च भगण 387, मंगल के मंदोच्च भगण 204, बुध के मंदोच्च 368, गुरु के मंदोच्च 900, शुक्र के मंदोच्च 335 तथा शनि के मंदोच्च भगण 39 होते हैं। अब मंगल आदि ग्रहों के पातों की विलोम गति पश्चिम गमन के अनुसार एक कल्प में होने वाले भगण बताए जाते हैं। भौमपात के भगण 214, बुधपात के भगण 488, गुरुपात के भगण 174, भृगुपात के भगण 903 तथा शनिपात के भगण 662 होते हैं। वर्तमान युग जिस युग में जिस समय के अहरगण या ग्रहादि का ज्ञान करना हो उस समय में सृष्टियादि काल या युगादि काल से अब तक जितने वर्ष बीत चुके हों वे सूर्य के भगण होते हैं। भगण को 12 से गुणा करके मास बनाना चाहिए। उसमें वर्तमान वर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर वर्तमान मास तक जितने मास बीते हों उनकी संख्या जोड़कर योगफल को 2 स्थानों में रखना चाहिए। द्वितीय स्थान में रखे हुए मासगण को युग के उपर्युक्त अधिमासों की संख्या से गुणा करके गुणनफल में युग के सूर्य मासों की संख्या से भाग दें। फिर जो लब्धि हो उसे अधिमास की संख्या माने और उसको प्रथम स्थान स्थित मासगण में जोड़ें। योगफल बीते हुए चंद्रमासों की संख्या का सूचक होता है। उस संख्या को 30 से गुणा करें तो गुणनफल तिथि संख्या का सूचक होता है। उसमें वर्तमान मास के शुक्ल प्रतिपदा से इष्ट तिथि तक की संख्या जोड़ें। जोड़ने से चांद्र दिन की संख्या ज्ञात होती है। इसको भी 2 स्थानों में रखें। दूसरे स्थान में स्थित संख्या को युग के लिए कथित तिथि क्षय संख्या से गुणा करें। गुणनफल में युग की चांद्र दिन तिथि संख्या के द्वारा भाग दें। जो लब्धि हो वही तिथि क्षय संख्या है। उसको प्रथम स्थान में स्थित चांद्र दिन संख्याओं में से घटा दें तो अभिष्ट दिन का लंकार्ध रात्रिकालीन सावन दिनगण अहरगण होता है। इससे दिनपति, मासपति, वर्षपति का ज्ञान करें। यथा दिनगण में 7 से भाग देने पर शेष बचे हुए 1 आदि संख्या के अनुसार रवि आदि से वारपति समझने चाहिए तथा दिनगण में 30 से भाग देकर लब्धि को 2 से गुणा करके गुणनफल में 1 जोड़ दें। फिर उसमें 7 से भाग देकर 1 आदि शेष होने पर रवि आदि मासपति समझें। इसी प्रकार दिनगण में 360 से भाग देकर लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 जोड़ें। फिर उसमें 7 से भाग देने पर 1 आदि शेष संख्या के अनुसार रवि आदि वर्तमान वर्षपति होते हैं। मध्यम ग्रह ज्ञान युग के लिए कथित भगण की संख्या से दिन गुण को गुणा करें। गुणनफल में युग की कुदिन सावन दिन संख्या से भाग देने पर भगणादि ग्रह लंकार्ध रात्रिकालिक होता है। इसी प्रकार पूर्वाभिमुख गति वाले जो शीघ्रोच्च और मंदोच्च कहे गए हैं उनके भगण के द्वारा उनका भी साधन होता है। विलोम पश्चिमाभिमुख गति वाले जो ग्रहों के पातगण कहे गए हैं उनके द्वारा इसी प्रकार जो पात सिद्ध हो उनको 12 राशि में घटाने से शेष को मेषादि क्रम से राश्यादि पात समझना चाहिए। भूपरिधि प्रमाण पृथ्वी का व्यास 1600 योजन है। इस 1600 के वर्ग को 10 से गुणा करके गुणनफल का मूल भूमध्य परिधि होता है। अर्थात वर्गमूल की जो संख्या हो उतने योजन की पृथ्वी की परिधि जाननी चाहिए। इस भूमध्य परिधि की संख्या को अपने लंबांश व्यास से गुणा करके उसमें त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो लब्धि हो वह स्पष्ट भूपरिधि की योजन संख्या होती है। ग्रहों के देशांतर संस्कार ग्रह की कलादि मध्यम गति को देशांतर योजन रेखा देश से जितने योजन पूर्व या पश्चिम अपना स्थान हो उस से गुणा करके गुणनफल में स्पष्ट भूपरिधि योजन के द्वारा भाग देने पर जो लब्धि हो वो कला आदि है। उस लब्धि को रेखा से पूर्व देश में पूर्व साधित ग्रह में घटाने से और पश्चिम देश में जोड़ने से स्वस्थानीय अर्धरात्रि कालिक ग्रह होता है। रेखा देश
लंका से सुमेरु पर्वत पर्यंत याम्योत्तर रेखा में जो देश स्थान हैं वे रेखा देश कहलाते हैं, जैसे उज्जैनी, रोहितक, कुरुक्षेत्र आदि। वार प्रवृत्ति भूमध्य रेखा से पूर्व देश में रेखा देशीय मध्यरात्रि से देशांतर घटी तुल्य पीछे और रेखा से पश्चिम देश में मध्यरात्रि से देशांतर घटी तुल्य पूर्व ही वार प्रवृत्ति रवि आदि वारों का आरंभ होती है। इष्टकाल में मध्यम ग्रह जानने की विधि। मध्यरात्रि से जितनी घड़ी बाद ग्रह बनाना हो उस संख्या से ग्रह की कलादि गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर लब्धि तुल्य कलादि फल को पूर्व साधित ग्रह में जोड़ने से तथा जितनी घड़ी मध्यरात्रि से पूर्व ग्रह बनाना हो उतनी संख्या से गति को गुणा करके गुणनफल में 60 से भाग देकर कलादि फल को पूर्व साधित ग्रह में घटाने से इष्टकालिक ग्रह होता है। चंद्रादि ग्रहों के परम विक्षेप बचक्र कला 21,600 के 80वां भाग 270 कला पर्यंत क्रांतिवृत्त सूर्य के मार्ग से परम दक्षिण और उत्तर चंद्रमा विक्षिप्त होता हटता है एवं गुरु 60 कला, मंगल 90 कला, बुध, शुक्र और शनि ये तीनों 120 कला पर्यंत क्रांति वृत्त से दक्षिण और उत्तर हटते रहते हैं। अभिष्ट जीवा साधन के लिए उपयोगी 24 जीवा साधन। 1 राशि कला 18वां संवा भाग 8वां 225 कला प्रथम जीवार्ध होता है। उस प्रथम जीवार्ध से प्रथम जीवार्ध में भाग देकर लब्धि को प्रथम जीवार्ध में ही घटाकर शेष प्रथम खंड को प्रथम जीवार्ध में ही जोड़ देने से द्वितीय जीवार्ध होता है। इसी प्रकार प्रथम जीवा से ही द्वितीय जीवा में भाग देकर लब्धि को द्वितीय खंड में घटाकर शेष को द्वितीय जीवार्ध में जोड़ने से तृतीय जीवार्ध होता है। इसी तरह आगे भी क्रिया करने से क्रमशः 24 द्विवार्ध सिद्ध होते हैं। इस प्रकार सूर्य की परम क्रांति ज्या 1397 होती है। इस परम क्रांति ज्या से ग्रह की ज्या भुज्या को गुणा करके त्रिज्या के द्वारा भाग देने से इष्ट क्रांति ज्या होती है। उसका चाप बनाने से इष्ट क्रांति मध्यमा कहलाती है। भुज्या और कोटिज्या बनाने की रीति। ग्रहों को अपने अपने मंदोच्च में घटाने से शेष उस ग्रह का मंद केंद्र तथा शीघ्रोच्च में घटाने से शेष उस ग्रह का शीघ्र केंद्र कहलाता है। उस राश्यादि केंद्र की भुजज्या और कोटिज्या बनानी चाहिए। विषम 1 3 में पद की गत चाप की जीवा भुजज्या और गम्य चाप की जीवा कोटिज्या कहलाती है। सम 2 4 पद में गम्य चाप की जीवा भुजज्या और गत चाप की जीव्या कोटिज्या होती है। इष्टज्या साधन विधि। जितने राश्यादि चाप की जीवा बनाना हो उसकी कला बनाकर उसमें 225 से भाग देकर जो लब्धि हो उसकी संख्या सिद्ध 24 ज्यापिंड में गतज्यापिंड की संख्या समझे। शेष कला को गतज्या और गम्यज्या के अंतर से गुणा करके 225 से भाग देकर लब्ध कलादि को गतज्या पिंड में जोड़ने से अभिष्ट ज्या होती है। उत्क्रम ज्या भी इसी विधि से बनाई जाती है। जीवा से चाप बनाने की विधि। इष्ट जीवा की कला में सिद्ध जीवा पिंडों में से जितनी जीवा संख्या वाली जीवा घटे उसको घटाना चाहिए। शेष कला को 225 से गुणा करके गुणनफल में गत गम्य जीवा के अंतर से भाग देकर जो लब्धि कलादि हो उसको घटाई हुई सिद्ध जीवा संख्या से गुणित 225 में जोड़ने से इष्टज्या का चाप होता है। रवि और चंद्रमा के मंद परिधंश। समपद के अंत में सूर्य के 14 अंश और चंद्रमा के 32 अंश मंद परिधि मान होते हैं और विषम पद के अंत में 20 कला कम अर्थात सूर्य के 13 40 और चंद्रमा के 31 40 मंद परिध्वंश हैं। मंगलादि ग्रहों की मंद और शीघ्र परिधि। समपदांत में मंगल के 75 बुध के 30 गुरु के 33 शुक्र के 12 और शनि के 49 तथा विषम पदांत में मंगल के 72 बुध के 28 गुरु के 32 शुक्र के 11 और शनि के 48 मंद परिधंश हैं। इसी प्रकार समपद के अंत में मंगल के 235 बुध के 133 गुरु के 70 शुक्र के 262 और शनि के 39 तथा विषम पदांत में मंगल के 232 बुध के 132 गुरु के 72 शुक्र के 260 और शनि के 40 शीघ्र परिधंश कहे गए हैं। अभिष्ट स्थान में परिधि साधन। अभिष्ट स्थान में मंद तथा शीघ्र परिधि बनानी हो तो उस ग्रह की भुजज्या को विषम संपदांत परिधि के अंतर से गुणा करके गुणनफल में त्रिज्या 3438 से भाग देकर जो अंशादि लब्धि हो उसको संपदांत परिधि में जोड़ने या घटाने से विषम पदांत से संपदांत कम हो तो जोड़ने अन्यथा घटाने से इष्ट स्थान में स्पष्ट मंद तथा शीघ्र परिधंश होते हैं। भुजबल कोटिफल साधन। इस प्रकार साधित स्पष्ट परिधि से ग्रह की भुजज्या और कोटिज्या को पृथक पृथक गुणा करके भग्नांश 360 से भाग देकर लब्ध भुजज्या से भुजफल और कोटिज्या से कोटिफल होते हैं एवं मंद परिधि द्वारा मंदफल और शीघ्र परिधि द्वारा शीघ्रफल समझने चाहिए। यह मंद परिधिवश भुजज्या द्वारा जो भुजफल आवे उसका चाप बनाने से मंद कलादि फल होता है।
शीघ्र कर्ण साधन। पूर्व विधि से शीघ्र परिधि द्वारा जो कोटि फलावे, उसको मकरादि केंद्र हो तो त्रिज्या 3438 से जोड़े, कर्कादि केंद्र हो तो घटावे, जोड़ या घटाकर जो फल हो उसके वर्ग में शीघ्र भुजफल के वर्ग को जोड़ दे, फिर उसका मूल लेने से शीघ्र कर्ण होता है। शीघ्र फल साधन। पूर्व विधि से साधित शीघ्र भुजफल को त्रिज्या से गुणा करके शीघ्र कर्ण के द्वारा भाग देने पर जो कलादि लब्धि हो उसके चाप बनाने से शीघ्र भुजफल होता है। यह शीघ्र फल मंगलादि 5 ग्रहों में प्रथम और चतुर्थ कर्म में संस्कृत धन या ऋण किया जाता है। रवि और चंद्रमा में केवल एक ही मंदफल का संस्कार धन या ऋण किया जाता है। मुने, अब मंगलादि के 5 ग्रहों के संस्कार का वर्णन करता हूँ। उनमें प्रथम शीघ्र फल का, द्वितीय मंद फल का, तृतीय मंद फल का और चतुर्थ शीघ्र फल का संस्कार किया जाता है। संस्कार विधि। शीघ्र या मंद केंद्र में शादी 6 राशि के भीतर हो तो शीघ्र फल और मंद फल जोड़े जाते हैं। यदि तुलादि केंद्र 6 राशि से ऊपर हो तो घटाए जाते हैं। रवि भुजफल संस्कार। प्रत्येक ग्रह की गति कला को पृथक पृथक सूर्य के मंद भुजफल कला से गुणा करके उसमें 21,600 के द्वारा भाग देने से जो कलादि लब्धि हो उसको पूर्व साधित उदयकालिक ग्रहों में रवि मंद फलवत संस्कार, मंद फल धन हो तो धन, ऋण हो तो ऋण करना चाहिए। इससे स्पष्ट सूर्योदक कालिक ग्रह होते हैं। स्पष्ट ग्रह गति साधनार्थ गति फल। चंद्र मध्य गति में चंद्र मंदोच्च गति को घटाकर उससे अर्थात चंद्र केंद्र गति से तथा अन्य ग्रहों की स्वल्पालंतर से अपनी अपनी गति से ही मंद स्पष्ट गति साधन में फल साधन करे। यथा उक्त गति चंद्रमा की केंद्र गति और अन्य ग्रहों की गति को दोर्जांतर गज्जज्जा और गतज्जा के अंतर से गुणा करके उसको 225 के द्वारा भाग देकर लब्धि को अपनी अपनी मंद परिधि से गुणा करके भग्नांश 360 के द्वारा भाग देने से जो कलादि फलब्धि हो उसको कर्कादि 3 से ऊपर नवराशि के भीतर केंद्र हो तो मध्यम गति में धन करने जोड़ने तथा मकरादि नवराशि से ऊपर 3 राशि तक केंद्र हो तो घटाने से मंद स्पष्ट गति होती है। पुनः इस मंद स्पष्ट गति को अपनी शीघ्रोच्च गति में घटाकर शेष को त्रिज्या तथा अंतिम शीघ्र कर्ण के अंतर से गुणा करके पूर्व साधित शीघ्र कर्ण के द्वारा भाग देने से जो लब्धि कलादि हो उसको यदि कर्ण त्रिज्या से अधिक हो तो मंद स्पष्ट गति में धन करने जोड़ने और अल्प हो तो घटाने से स्पष्ट गति होती है। यदि साधित ऋण गति फल मंद स्पष्ट गति से अधिक हो तो उसी ऋण गति फल में मंद स्पष्ट गति को घटाकर जो बचे वो वक्र गति होती है। इस स्थिति में वो ग्रह वक्र गति रहता है। ग्रहों की वक्र केंद्रांश संख्या। मंगल अपने चतुर्थ शीघ्र के केंद्रांश 164 में, बुध 144 केंद्रांश में, गुरु 130 केंद्रांश में, शुक्र 162 केंद्रांश में और शनि 115 शीघ्र केंद्रांश में वक्र गति होता है। अपने अपने वक्र केंद्रांश को 360 में घटाने से शेष के तुल्य के केंद्रांश होने पर फिर वो मार्ग गतिक होता है। काल ज्ञान। रवि क्रांतिज्या को पलभा से गुणा करके गुणनफल में 12 से भाग देने पर लब्धि कुज्या होती है। उस कुज्या को त्रिज्या से गुणा करके ध्युज्या क्रांति की कोटिज्या से भाग देकर लब्धि चरज्या के चाप बनाने से चरासु होते हैं। उस चरचाप को यदि उत्तर क्रांति हो तो 15 घटी में जोड़ने से दिनार्ध और 15 घटी में घटाने से रात्यार्ध होता है। दक्षिण क्रांति हो तो विपरीत यानी 15 घटी में घटाने से दिनार्ध और जोड़ने से रात्यार्ध होता है। दिनार्ध को दुना करने से दिनमान और रात्यार्ध को दुना करने से रात्रिमान होता है। पंचांग साधन। 800 कला एक एक नक्षत्र का और 720 कला एक एक तिथि का भोगवान होता है। अतः ग्रह किस नक्षत्र में है ये जानना हो तो राष्ट्रादि ग्रह को कलात्मक बनाकर उसमें भभोग 800 के द्वारा भाग देने से जो लब्धि हो उसके अनुसार अश्विनी आदिगत नक्षत्र समझने चाहिए। शेष कलादि से ग्रह की गति के द्वारा उसकी गत और गम्य घटी को समझना चाहिए। उदयकालिक स्पष्ट रवि और चंद्र का योग करके उसकी कला में भभोग 800 के द्वारा भाग देकर लब्धिगत विष्कुंभ आदि योग होते हैं। शेष वर्तमान योग की गत कला है, उसको 800 में घटा देने से गम्य कला होती है। उस गत और गम्य कला को 60 से गुना करके उसमें रवि और चंद्र की गति कला के योग से भाग देने पर गत और गम्य घटी होती है। स्पष्ट चंद्र में स्पष्ट सूर्य को घटाकर शेष राशियादि की कला बनाकर उसमें तिथि भोग 720 से भाग देने पर लब्धि गत तिथि संख्या होती है। शेष वर्तमान तिथि की गत कला है, उसको 720 में घटाने से गम्य कला होती है। गत और गम्य कला को पृथक 60 से गुणा कर चंद्र और रवि के स्पष्ट गत्यंतर से भाग देकर लब्धि क्रम से भुक्त गत और गम्य घटी होती है। पंचांग में वर्तमान तिथि के गम्य घटी लिखी जाती है।
तिथि में करण जानने की रीति। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदादि गत तिथि संख्या को दूना करके 7 के द्वारा भाग देने से एक आदि शेष में क्रम से 1 बव, 2 बालव, 3 कौलव, 4 तैतील, 5 गर, 6 वणिज, 7 विष्टि भद्रा ये करण वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध में होते हैं। ये 7 करण शुक्ल प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्ण 14 के पूर्वार्ध तक 28 तिथियों में 8 आवृत्ति कराते हैं, इसलिए ये 7 चर करण कहलाते हैं। कृष्ण पक्ष 14 के उत्तरार्ध से शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वार्ध तक क्रम से 1 शकुनी, 2 नाग, 3 चतुष्पद और 4 किंतुस्त्रुघ्न ये 4 स्थिर करण होते हैं। दिक्साधन जल से संशोधित परीक्षित शिलातल या वज्रलेप सीमेंट से सम बनाए हुए भूतल में जिस अंगुलिमाल से शंकु बनाया गया हो, उसी अंगुलिमाल से अभिष्ट त्रिज्यांगुल से वृत्त बनाकर उसके मध्य केंद्र में समान 12 विभाग कल्पित अंगुल से बने हुए शंकु की स्थापना करें। उस शंकु की छाया का अग्रभाग दिन के पूर्वार्ध में जहाँ वृत्त परिधि में स्पर्श करे वहाँ पश्चिम बिंदु जाने और दिन के उत्तरार्ध में फिर उसी शंकु की छाया का अग्रभाग जहाँ वृत्त परिधि को स्पर्श करे वहाँ पूर्व बिंदु समझे। इस प्रकार पूर्व और पश्चिम बिंदु का ज्ञान करें, अर्थात उन दोनों बिंदुओं में एक सरल रेखा खींचने से पूर्वापर रेखा होगी। उस पूर्वापर रेखा के दोनों अग्रों को केंद्र मानकर दोनों वृत्तार्ध बनाने से मत्स्याकार होगा। उसके मुख में पुच्छ में रेखा करने से दक्षिणोत्तर रेखा होगी। ये दक्षिणोत्तर रेखा के केंद्र बिंदु में होकर जाती है। ये रेखा जहाँ वृत्त में स्पर्श करे वहाँ दक्षिण तक तथा उत्तर दिशा के बिंदु समझे। फिर उस दक्षिणोत्तर रेखा पर पूर्व युक्ति से मत्स्योपादन द्वारा पूर्वापर रेखा बनावे तो ये रेखा केंद्र बिंदु में होकर ठीक पूर्व और पश्चिम बिंदु का वृत्त में स्पर्श करेगी। इस प्रकार 4 दिशाओं को जानकर पुनः 2-2 दिशाओं के मध्यम बिंदु से मत्स्योपादन द्वारा विदिशाओं कोणों का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार वृत्त में दिशाओं का ज्ञान होने पर वृत्त के बाहर चारों दिशाओं के बिंदुओं से स्पर्श रेखा द्वारा चतुरस्र चतुर्भुज बनावे। वृत्त के मध्य केंद्र से भुजांगुल तुल्य भुज की दिशा में उत्तर या दक्षिण बिंदु पर छाया रेखा होती है। उस छाया रेखा को पूर्वापर रेखा के समानांतर बनावे। पूर्वापर रेखा पूर्वापर वृत्त उमंडल और नाड़ी वृत्त के धरातल में होती है, इसलिए क्षितिज धरातलगत वृत्त के केंद्र से पूर्वापर रेखा खींचकर उस पलभाग्र बिंदुगत पूर्वापर समानांतर रेखा बनावे। इस प्रकार इष्ट छाया गगरत्र तथा पलभा रेखा के बीच अंतर को अग्रा कहते हैं। शंकु 12 के वर्ग में छाया के वर्ग को जोड़कर मूल लेने से छायाकर्ण होता है और छायाकर्ण के वर्ग में शंकु के वर्ग को घटाने से मूल छाया होती है तथा छाया के घटाने से मूल शंकु होता है। अनयांश साधन एक युग में राशि चक्र सृष्टयादि स्थान से पूर्व और पश्चिम को 600 बार चलित होता है, जो उसके भगण कहलाते हैं। इसलिए अहरगणक को 600 से गुणा करके युग के कुदिन से भाग देकर राश्यादि फल से भुज बनावे। उस भुज को 3 से गुणा करके 10 के द्वारा भाग दे तो लब्धि अयनांश होती है। इस अयनांश को अहरगणक द्वारा साधित ग्रह में जोड़कर क्रांति छाया और चरखंड आदि बनाने चाहिए। लंबांश और अक्षांश साधन शंकु 12 और पलवा को पृथक पृथक त्रिज्या से गुणा करके उसमें पलकर्ण से भाग देने पर लब्धि क्रमशः लंबज्या और अक्षज्या होती है। दोनों के चाप बनाने से लंबांश और अक्षांश होते हैं। इनकी दिशा सर्वदा दक्षिण समझी जाती है। सूर्य ज्ञान से मध्याह्न छाया साधन अपने अक्षांश और सूर्य के क्रांत्यांश दोनों एक दिशा की ओर हों तो योग करने से और यदि भिन्न दिशा के हों तो दोनों को अंतर करने से शेष सूर्य का नतांश होता है। उस नतांश को भुजज्या और कोटिज्या बनावे। भुजज्या और त्रिज्या को पृथक पृथक शंकुमान से गुणा करके उसमें कोटिज्या से भाग देने पर लब्धि क्रमशः मध्याह्न काल में छाया और छाया कर्ण के मान का सूचक होती है। मध्याह्न छाया से सूर्य साधन अपने अक्षांश और मध्याह्न कालिक सूर्य के नतांश दोनों एक दिशा के हों तो अंतर करने से और यदि भिन्न दिशा के हों तो योग करने से जो फल हो वो सूर्य की क्रांति होती है। क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा करके उसमें परम क्रांतिज्या 1397 से भाग देने पर लब्धि सूर्य की भुजज्या होती है। उसके चाप बनाकर मेषादि 3 राशि में सूर्य हो तो वही स्पष्ट सूर्य होता है। कर्कादि 3 राशि में हो तो उस चाप को 6 राशि में घटाने से, तुलादि 3 राशि में हो तो 6 राशि से जोड़ने से और मकरादि 3 राशि में हो तो 12 राशि में घटाने से जो योग या अंतर हो वो मध्याह्न में स्पष्ट सूर्य होता है। उस स्पष्ट सूर्य से विपरीत क्रिया द्वारा मंद फल साधन कर बार बार संस्कार करने से मध्यम सूर्य का ज्ञान होता है। ग्रहों के अहोरात्र मान
जिस राशि में तत्काल ग्रह हो उस राशि के उदयमान से उस ग्रह की गति को गुणा करके उसमें 1800 से भाग देकर लब्ध असु को और रात्रासु 21,600 में जोड़ने पर उस ग्रह का अहोरात्रमान होता है। असु से पल और घड़ी बना लेनी चाहिए। राशियों के उदयमान 1 राशि, 2 राशि और 3 राशि की ज्या को पृथक पृथक परमालाब्धुज्या परम क्रांति की कोटिज्या से गुणा करके उसमें अपनी अपनी द्युज्या क्रांति कोटिज्या से भाग देकर लब्धियों के चाप बनावे। उनमें प्रथम चाप मेष का उदय लंकोदय मान होता है। प्रथम चाप को द्वितीय चाप में घटाने पर शेष वृष का उदयमान होता है एवं द्वितीय चाप को तृतीय चाप में घटाकर जो शेष रहे वो मिथुन का लंकोदय मान होता है। यथा 1670 असु मेष का, 1795 वृष का तथा 1935 मिथुन का सिद्ध लंकोदय मान है। इन्हें तीनों में क्रम से अपने देशीय तीनों चरखंडों को घटावे तो क्रमशः तीनों अपने देश के मेष आदि 3 राशियों के उदयमान होते हैं। पुनः उन्हीं तीनों लंकोदय मानों को उत्क्रम से रखकर इन तीनों में अपने देश के तीनों चरखंडों को उत्क्रम से जोड़ने पर कर्क आदि 3 राशियों के स्वदेशोदयमान होते हैं एवं मेषादि कन्या पर्यंत 6 राशियों के उदयमान सिद्ध होते हैं। पुनः ये उत्क्रम से तुलादि 6 राशियों के मान होते हैं। लग्न साधन इष्टकालिक सायनांश सूर्य के भुक्तांश और भोग्यांश द्वारा भुक्तासु और भोग्यासु का साधन करना चाहिए। यथा भुक्तांश को सायन सूर्य के स्वदेशोदयमान से गुणा करके 30 का भाग देने पर लब्धि भुक्तासु और भोग्यांश को स्वदेशोदयमान से गुणा करके उसमें 30 के द्वारा भाग देने पर लब्धि भोग्यासु होते हैं। इष्ट घड़ी के असु बनाकर उसमें भोग्यासु को घटाकर जो शेष बचे उसमें अग्रिम राशियों में से जितने के स्वदेशोदयमान घटे उतने घटावें अथवा इसी प्रकार इष्टासु में भुक्तासु घटाकर शेष में गत राशियों के उत्क्रम से उनके जितने स्वदेशोदयमान घटे घटावें। जिस राशि तक का मान घट जाए वहां तक शुद्ध और जिसका मान नहीं घटे वो अशुद्ध संज्ञक होती है। बचे हुए इष्टाशु को 30 से गुणा करके अशुद्ध राशि के उदयमान से भाग देकर लब्ध अंशादि को भोग्यक्रम विधि हो तो शुद्ध राशि संख्या में जोड़ने और भुक्त उत्क्रम विधि हो तो अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से सायन लग्न होता है। उसमें अयनांश घटाने से फल कथनोपयुक्तु उदय लग्न होता है। मध्य दशम लग्न साधन इसी प्रकार पूर्व नतकालासु से लंकोदय द्वारा अंशादि साधन करके उसको सूर्य में घटाने से तथा पश्चिम नतकालासु और लंकोदय द्वारा अंशादि साधन करके सूर्य में जोड़ने से मध्य दशम आकाश मध्य लग्न होता है। लग्न और स्पष्ट सूर्य को जानकर इष्टकाल साधन लग्न और सूर्य इन दोनों में जो ऊन पीछे हो उसके भोग्यांश द्वारा भोग्यासु और जो अधिक आगे हो उसके भुक्तांश द्वारा भुक्तासु साधन कर दोनों को जोड़े तथा उसमें उन दोनों लग्न और सूर्य के बीच के दोनों राशियां हो तो उसके उदयासुओं को जोड़े तो इष्ट कालासु होते हैं। ग्रहण साधन पर्वांत काल में स्पष्ट सूर्य और चंद्र राहु का साधन करें। सूर्य में राहु को घटाकर जो शेष बचे उसके भुजांश यदि 14 से अल्प हो तो चंद्र ग्रहण की संभावना समझे। उन भुजांशों को 11 से गुणा कर 7 से भाग देने पर लब्धि अंकुलादि शर होता है। सूर्य को चंद्रमा और चंद्रमा को भुभा पृथ्वी की छाया आच्छादित करती है। इसलिए सूर्य ग्रहण में सूर्य छाद्य और चंद्रमा छादक तथा चंद्र ग्रहण में चंद्रमा छाद्य भुभा छादक ग्रहण कत्री ऐसा समझना चाहिए। अब छन्न ग्रास मान कहते हैं। छाद्य और छेदक के बिंबमान का योग करके उसमें आधे से शर घटाने से छन्न ग्रास मान होता है। यदि ग्रासमान ग्राह्य छाद्य से अधिक हो तो उसमें छाद्य को घटाकर जो शेष बचे उसका खचन्न का ग्रास समझना चाहिए। मानैक्यार्ध छाद छादक के बिंब योगार्ध में शर जोड़कर 10 से गुणा करें। फिर ग्रासमान से गुणा करके गुणनफल का जो मूल हो उसमें अपना शतांश घटाकर शेष में चंद्र बिंब से भाग देने पर लब्धि प्राप्त घटी को आदि को स्थिरधर्ध समझे। इस स्थिरधर्ध को 2 स्थानों में रखें। व्यगवर्ग राहु घटाया हुआ सूर्य यदि 6 या 12 राशि से उन हो तो द्विगुणित व्यगु भुजांश तुल्य पल को प्रथम स्थानगत स्थित धर्म में घटावे और द्वितीय स्थान वाले में जोड़े। यदि व्यगु 6 या 12 से अधिक हो तो विपरीत क्रम से प्रथम स्थान में जोड़ने और द्वितीय स्थान में घटाने से स्पर्श और मोक्षकालिक स्पर्श स्थिर्ध होते हैं। ग्रहण का विंशोपक विस्पाफल अंगुलादि ग्रासमान को 20 से गुणा करके गुणनफल में अंगुलात्मक साध्यमान से भाग दें। जो लफ्धी आवे वो विंशोपक फल होता है।
सूर्य ग्रहण में विशेष लंबन घटी साधन। पर्वांत काल में ग्रहण का मध्य होता है। सूर्य ग्रहण में दर्शांत कालिक लग्न बनाकर उसमें 3 राशि घटाने से वित्रिभ या त्रिभुवन लग्न कहलाता है। उसको पृथक रखकर उसकी क्रांति और अक्षांश के संस्कार, एक दिशा में योग भिन्न दिशा में अंतर करने से नतांश होता है। उसका 22वां भाग करके वर्ग करना चाहिए। यदि 2 से कम हो तो उसी में, यदि 2 से अधिक हो जाए तो 2 घटाकर शेष के अधिक को उसी वर्ग में जोड़कर पुनः 12 में जोड़ने से हार होता है। त्रिभुवन लग्न और सूर्य के अंतरांश के दशमांश को 14 में घटाकर शेष को उसी दशमांश से गुणा करें। उसमें पूर्व साधित हार से भाग देने पर लब्धि तुल्य घट्यादि लंबन होता है। ये लंबन यदि विविध सूर्य से अधिक हो तो धन, अल्प हो तो ऋण होता है। अर्थात साधित दर्शांत काल में इस लंबन को जोड़ने घटाने से पृष्ठ स्थानीय दर्शांत काल होता है। घट्यादि लंबन को 13 से गुणा करने पर गुणनफल कलादि होता है। उसको व्यवर्क में जोड़ या घटाकर शर बनावे तो पृष्ठीय दर्शांत कालिक शर स्पष्ट होता है। तथा घट्यादि लंबन को 6 से गुणा करके गुणनफल को अंशादि मानकर वित्रिभ में जोड़कर या घटाकर नतांश साधन करें। नतांश के दशमांश को 18 में घटाकर शेष को उसी दशमांश से गुणा करें। गुणनफल को 6 अंश 18 कला में घटाकर जो शेष बचे उसमें गुणनफल में ही भाग देने से लफ्धे अंगुलादि नतांश की दिशा की ही नीति होती है। इस नति और पूर्व साधित शर दोनों के संस्कार भिन्न दिशा हो तो अंतर, एक दिशा हो तो योग से स्पष्ट शर होता है। सूर्य ग्रहण में उसी शर से और स्त्यर्ध बनावे। स्त्यर्ध को 6 से गुणा करके अंशादि गुणनफल को वित्रिभ में घटावे और दूसरे स्थान में जोड़े। इन दोनों पर से पूर्व विधि से पृथक लंबन साधन करके क्रमशः पूर्व विधि से साधित स्पर्श और मोक्ष काल में संस्कार करने से स्पष्ट पृष्ठ स्थानीय स्पर्श और मोक्ष काल होते हैं। ग्रहों के उदयास्त कालांश 12, 17, 13, 11, 9, 15 ये क्रम से चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि के कालांश हैं। अपने अपने कालांश तुल्य सूर्य से पीछे ग्रह होते हैं तो अस्त और कालांश तुल्य सूर्य से आगे होते हैं तो उदय होता है। अर्थात ग्रह अपने अपने कालांश के भीतर सूर्य से पीछे या आगे जब तक रहते हैं तब तक सूर्य सानिध्यवश अस्त अदृश्य रहते हैं। ग्रहों के प्रतिबिंब द्वारा छाया साधन। समभूमि में रखे हुए दर्पण आदि में ग्रहों के प्रतिबिंब को देखकर दृष्टि स्थान से भूमि पर्यंत लंबपात कर दृष्टि की ऊंचाई का मान समझे। लंबमूल और प्रतिबिंब के अंतर प्रमाण को दृष्टि की ऊंचाई से भाग देकर लब्धि को 12 से गुणा करने पर उस समय उस ग्रह की छाया का प्रमाण होता है। चंद्र श्रृंगोन्नति ज्ञान। सूर्यास्त समय में सावयवगत और ऐश्य तिथि का साधन करें। उस सावयव तिथि को 16 से गुणा करके उसमें तिथि के वर्ग को घटाकर शेष को स्वदेशीय पलभा से गुणा करें। गुणनफल में 15 से भाग देकर लब्धि फल की दिशा उत्तर समझें। उसमें सूर्य की क्रांति का यथोक्त संस्कार, एक दिशा में योग भिन्न दिशा में अंतर करें तथा चंद्रमा के शर और क्रांति का विपरीत संस्कार करके जो फल हो उसमें द्विगुणित तिथि से भाग देने पर जितनी लब्धि हो उसका अंगुल संस्कार दिशा का वलन होता है। चंद्रमा से जिस दिशा में सूर्य रहता है वही संस्कार की दिशा समझी जाती है। तिथि में अपना पचमांश घटाने से शुक्ल चंद्र के श्वेत भाग का अंगुलादि मान होता है। वलन की जो दिशा होती है उस दिशा का चंद्र श्रृंग उन्नत और अन्य दिशा में नत होता है। तदनुसार परिलेख करना चाहिए। ग्रहयुति ज्ञानार्थ मंगलादि 5 ग्रहों के बिंब साधन। मंगलादि के 5, 6, 7, 9, 5 इन मध्यम बिंबमानों को क्रम से मंगलादि ग्रहों के कर्ण शेष, त्रिज्या और अपने अपने शीघ्र कर्ण के अंतर में से गुणा करके गुणनफल को 2 के स्थानों में रखें। एक स्थान के क्रम से मंगलादि ग्रह के 21, 12, 6, 24 और 3 का भाग देकर लब्धि को द्वितीय स्थान में स्थित गुणनफल में यदि कर्ण त्रिज्या से अधिक हो तो घटावें, यदि त्रिज्या से अल्प हो तो जोड़ें। उसमें 3 से भाग देने पर क्रमशः मंगलादि ग्रहों के बिंब प्रमाण होते हैं। ग्रहों की युति के गत गम्य दिन साधन। जिन 2 ग्रहों के युति काल का ज्ञान करना हो वे दोनों मार्गी हो अथवा दोनों वक्री हो तो दोनों ग्रहों की अंतर कला में दोनों की गत्यंतर कला से भाग देना चाहिए। यदि एक वक्र और एक गार्गी मार्गी हो तो दोनों की गति योग कला से भाग देना चाहिए। फिर जो लब्धि आवे वो ग्रह युति के गत या गम्य दिनादि। ग्रहों की युति में भेद ज्ञान। जिन 2 ग्रहों की युति होती है उन दोनों के अपनी अपनी नीति से संस्कृत शर एक दिशा के हो तो अंतर, यदि भिन्न दिशा के हो तो योग करने से दोनों ग्रहों का अंतर दक्षिणोत्तरांतर होता है। यह अंतर यदि दोनों के बिंबमान योगार्ध से अल्प हो तो उसमें योग में भेद एक से दूसरा आच्छादित होता है। इसलिए इनमें नीचे वाले को छादक और ऊपर वाले को छाद्य मानकर सूर्य ग्रहण के समान ही लंबन, ग्रासमान आदि
साधन करना चाहिए। पाताधिकार, पात की संज्ञा। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही अयन, याम्यायन, दक्षिणायन अथवा सौम्यायन, उत्तरायण में हो तथा उन दोनों के राशियादि योग 12 राशि हो, तो उस स्थिति में दोनों के क्रांति साम्य होने पर वह धृति नामक पात कहलाता है। तथा जब दोनों बिंदु पृथक पृथक अयन में हो और दोनों का योग 6 राशि हो, तो उस स्थिति में दोनों की क्रांति साम्य होने पर व्यतिपात नामक पात होता है। जब सूर्य चंद्र का अंतर चक्र या 6 राशि हो, उस समय में तात्कालिक अयनांशादि से युक्त सूर्य और चंद्रमा की अपनी अपनी क्रांति का साधन करें। यदि शर संस्कृत चंद्रमा की क्रांति स्पष्ट क्रांति तात्कालिक सूर्य की क्रांति से अधिक हो तथा चंद्रमा यदि विषम पद में हो, तो पातकाल को गत बीता हुआ समझना चाहिए। यदि विषम पदस्थ चंद्रमा की शर संस्कृत क्रांति से अल्प हो, तो पातकाल को भावी होने वाला समझना चाहिए। यदि चंद्रमा समपद में हो, तो इससे विपरीत सूर्य की क्रांति से चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति अधिक हो तो भावी, अल्प हो तो गत, पातकाल समझे। यदि स्पष्ट क्रांति बनाने में चंद्रमा के शर में क्रांति घटाई जाए, तो इस स्थिति में चंद्रमा के बिंब और स्थान में पद की भिन्नता होती है। स्फुट क्रांति, साम्य ज्ञान प्रकार। सूर्य और चंद्रमा दोनों की क्रांतिज्या को त्रिज्या से गुणा करके उसमें परम क्रांतिज्या से भाग देकर जो लब्धियां हों, उन दोनों के चाप बनाएं। उन दोनों चापों का जो अंतर हो उसको संपूर्ण या अर्ध कुछ न्यून करके गतपात हो तो चंद्रमा में जोड़े, गतपात हो तो घटा दो। पुनः उपयुक्त चाप के अंतर या उसके खंड को सूर्य की गति से गुणा करके गुणनफल में चंद्र गति से भाग देकर जो लब्धि कलादि हो उसको चंद्रमा के समान ही सूर्य में संस्कार करें। गम्यपात हो तो जोड़े, गतपात हो तो घटा दे। इसी प्रकार सूर्य फलवत उक्त चापांतर को चंद्रपात की गति से गुणा करके उसमें चंद्र गति से भाग देकर लब्धि रूप चंद्रपात के कलादि फल को चंद्रपात राहु में विपरीत संस्कार करें। गतपात में जोड़े, गम्यपात में घटावे, तो पात कालासन्न समय के सूर्य, चंद्रमा और चंद्रपात होते हैं। फिर तीनों रवि चंद्र और चंद्रपात के द्वारा उपर्युक्त क्रिया को तब तक 4 बार करता रहे जब तक दोनों की क्रांति त्रिस्कंद ज्योतिष का जातक स्कंद। सनंदन जी कहते हैं, नारद, मेष आदि राशियां काल पुरुष के क्रमशः मस्तक, मुख, बाहु, हृदय, उदर, कटी, वस्ति, पेंडु, लिंग, उरु, जानु, जंघा और दोनों चरण हैं। मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि तथा गुरु, ये क्रमशः मेष आदि राशियों के अधीश्वर स्वामी हैं। विषम राशियों में पहले सूर्य की, फिर चंद्रमा की होरा बीतती है। आदि के 10 अंश तक उसी राशि का द्रेशकांड होता है और उस राशि के स्वामी ही उस द्रेशकांड के स्वामी होते हैं। 11 से 20वें अंश तक उस राशि से 5वीं राशि का द्वेषकांड होता है और उसमें स्वामी ही उस द्वेषकांड के स्वामी होते हैं। इसी प्रकार अंतिम 10 अंश अर्थात 21 से 30 अंश तक उस राशि से 9वीं राशि का द्वेषकांड होता है और उसी के स्वामी उस द्वेषकांड के स्वामी कहे गए हैं। विषम राशियों में पहले 5 अंश तक मंगल, फिर 5 अंश तक शनि, फिर 8 अंश तक बृहस्पति, फिर 7 अंश तक बुध और अंतिम 5 अंश तक शुक्र त्रिशेषांश कह गए हैं। सम राशियों में इसके विपरीत क्रम से पहले 5 अंश तक शुक्र, फिर 7 अंश तक बुध, फिर 8 अंश तक बृहस्पति, फिर 5 अंश तक शनि और अंतिम 5 अंश तक मंगल त्रिशाशेंश बतलाए गए हैं। मेष आदि राशियों के नवमांश मेष, मकर, तुला और कर्क से प्रारंभ होते हैं। यथा मेष, सिंह, धनु के मेष से वृष, कन्या, मकर के मेष से मकर, मिथुन, तुला और कुंभ के तुला से तथा कर्क, वृश्चिक और मीन के नवमांश कर्क से चलते हैं। अंश के द्वादशमांश होते हैं जो अपनी राशि से प्रारंभ होकर अंतिम राशि पर पूरे होते हैं और उन राशियों के स्वामी ही उन द्वादशांशों के स्वामी कहे गए हैं। इस प्रकार ये राशि होरा आदि षटवर्ग कहलाते हैं। वृष, मेष, धनु, कर्क, मिथुन और मकर ये रात्रि संज्ञक हैं अर्थात रात में बलि माने गए हैं। ये पृष्ठभाग से उदय लेने के कारण पृष्ठोदय कहलाते हैं, किंतु मिथुन पृष्ठोदय नहीं है। शेष राशियों की दिन संज्ञा है, वे दिन में बलि और शीर्षोदय माने गए हैं। मीन राशि को उभयोदय कहा गया है।
मेष आदि राशियां क्रम से क्रूर और सौम्य अर्थात मेष आदि विषम राशियां क्रूर और वृष आदि सम राशियां सौम्य हैं। मेष आदि राशियां क्रम से पुरुष, स्त्री और नपुंसक होती हैं। नवीन मत में 2 विभाग हैं। मेष आदि विषम राशियां पुरुष और वृष आदि सम राशियां स्त्री हैं। इसी प्रकार मेष आदि राशियां क्रमशः चर, स्थिर और द्विस्वभाव में विभाजित हैं, अर्थात मेष चर, वृष स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव है। कर्क चर, सिंह स्थिर और कन्या द्विस्वभाव है। इसी क्रम से शेष राशियों को भी समझे। मेष आदि राशियां पूर्व आदि दिशाओं में स्थित हैं, यथा मेष सिंह, धनु पूर्व में, वृष कन्या, मकर दक्षिण में, मिथुन तुला, कुंभ पश्चिम में और कर्क वृश्चिक मीन उत्तर में स्थित है। ये सब अपनी अपनी दिशा में रहती हैं। सूर्य का उच्च मेष, चंद्रमा का वृष, मंगल का मकर, बुध का कन्या, गुरु का कर्क, शुक्र का मीन तथा शनि का उच्च तुला है। सूर्य का मेष में 10 अंश, चंद्रमा का वृष में 30 अंश, मंगल का मकर में 28 अंश, बुध का कन्या में 15 अंश, गुरु का कर्क में 5 अंश, शुक्र का मीन में 27 अंश तथा शनि का तुला में 20 अंश उच्चांश परमोच्च है। सूर्यादि ग्रहों की जो उच्च राशियां कही गई हैं, उनमें 7वीं राशि उन ग्रहों का नीच स्थान है। चर में पूर्व नवमांश वर्गोत्तम है, स्थिर में मध्य 5वां नवमांश और द्विस्वभाव में अंतिम नवमांश वर्गोत्तम है। तनु लग्न आदि 12 भाव है। सूर्य का सिंह, चंद्रमा का वृष, मंगल का मेष, बुध का कन्या, गुरु का धन, शुक्र का तुला और शनि का कुंभ ये मूल त्रिकोण कहा गया है। चतुर्थ और अष्टभाव का नाम चतुरस्त्र है। नवम और पंचम का नाम त्रिकोण है। द्वादश अष्टम और षष्ठ का नाम त्रिक है। लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम तक का नाम केंद्र है। द्विपद, जलचर, कीट और पशु ये राशियां क्रमशः केंद्र में बली होती हैं, अर्थात द्विपद में लग्न में, जलचर में चतुर्थ में, कीट 7वें में और पशु 10वें में बलवान माने गए हैं। केंद्र के बाद के स्थान 2, 5, 8, 11 ये पणफर कहे गए हैं। उसके बाद के 3, 6, 9, 12 ये आपको क्लीम कहलाते हैं। मेष का स्वरूप रक्तवर्ण, वृष का श्वेत, मिथुन का शुक्ल के समान हरित, कर्क का पाटल गुलाबी, सिंह का धूम्र, कन्या का पांडु गौर, तुला का चितकबरा, वृश्चिक का कृष्णवर्ण, धनु का पीत, मकर का पिंड, कुंभ का वभ्रु नेवले के सदृश और मीन का स्वच्छ वर्ण है। इस प्रकार मेष से लेकर सब राशियों की कांति का वर्णन किया गया है। सब राशियां स्वामी की दिशा की ओर झुकी रहती हैं। सूर्याश्रित राशि से दूसरे का नाम वेशी है। ग्रहों के शील, गुण आदि का निरूपण। सूर्यदेव कालपुरुष के आत्मा, चंद्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध वाणी, गुरु ज्ञान एवं सुख, शुक्र काम और शनैश्वर दुख है। सूर्य चंद्रमा राजा, मंगल सेनापति, बुध राजकुमार, बृहस्पति तथा शुक्र मंत्री, शनैश्वर सेवक या दूत है। यह ज्योतिष शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वानों का मत। सूर्यादि ग्रहों के वर्ण इस प्रकार हैं। सूर्य का ताम्र, चंद्रमा का शुक्ल, मंगल का रक्त, बुध का हरित, बृहस्पति का पित्त, शुक्र का चित्र चितकबरा तथा शनैश्वर का काला है। अग्नि, जल, कार्तिकेय, हरि, इंद्र, इंद्राणी और ब्रह्मा ये सूर्यादि ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध तथा बृहस्पति ये क्रमशः पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य कोण, पश्चिम, वायव्य कोण, उत्तर और ईशान कोण के स्वामी हैं। शनि, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शनि ये पाप ग्रह हैं। इनसे युक्त होने पर बुध भी पाप ग्रह हो जाता है। बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। शुक्र और चंद्रमा स्त्री ग्रह हैं। शेष सभी रवि, मंगल, गुरु ये ग्रह पुरुष हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ये क्रमशः अग्नि, भूमि, आकाश, जल तथा वायु इन तत्वों के स्वामी। शुक्र और गुरु ब्राह्मण वर्ण के स्वामी हैं। भौम तथा रवि क्षत्रिय वर्ण के स्वामी हैं। चंद्रमा वैश्य वर्ण के तथा बुध शूद्र वर्ण के अधिपति हैं। शनि अंत्यज्यों के तथा राहु मलेच्छों के स्वामी हैं। चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति सत्वगुण के, बुध और शुक्र रजोगुण के तथा मंगल और शनैश्वर तमोगुण के स्वामी हैं। सूर्य देवताओं के, चंद्रमा जल के, मंगल अग्नि के, बुध क्रीड़ा विहार के, बृहस्पति भूमि के, शुक्र कोश के, शनैश्वर शयन के तथा राहु ऊसर के स्वामी। स्थूल मोटे सूत से बना हुआ, नवीन अग्नि से जला हुआ, जल से भीगा हुआ, मध्यम न नया न पुराना,
सुदृढ़, मजबूत तथा फटा हुआ। इस प्रकार क्रम से सूर्य आदि ग्रहों का वस्त्र है। ताम्र, तांबा, मणि, सुवर्ण, कांसा, चांदी, मोती और लोहा ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के धातु हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ये क्रम से शनि, शुक्र, मंगल, चंद्र, बुध तथा गुरु की ऋतु हैं। लग्न में जिस ग्रह का दृष्काण हो उस ग्रह की ऋतु समझनी चाहिए। ग्रहों की दृष्टि। नारद, सभी ग्रह अपने अपने आश्रित स्थान से 3-10 स्थान को 1 चरण से, 5-9 स्थान को 2 चरण से, 4-8 स्थान को 3 चरण से और सप्तम स्थान को 4 चरण से देखते हैं, किंतु 3-10 स्थान को शनि, 5-9 को गुरु तथा 4-8 को मंगल पूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। अन्य ग्रह केवल सप्तम को ही पूर्ण दृष्टि चारों चरणों में देखते हैं। ग्रहों के कालमान। अयन 6 मास, मुहूर्त 2 घड़ी और रात्र, ऋतु 2 मास, मास, पक्ष तथा वर्ष ये क्रम से सूर्य आदि ग्रहों के कालमान तथा कटु, मिर्च आदि, लवण, तिक्त, निम्बादि, मिश्र सब रसों का मेल, मधुर, आम्ल, खट्टा और कषाय, कसैला ये क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के रस। ग्रहों की स्वाभाविक बहुसम्मत मैत्री। ग्रहों के जो अपने अपने मूल त्रिकोण स्थान कहे गए हैं, उस मूल त्रिकोण स्थान से 2, 12, 5, 9, 8, 4 इन स्थानों के तथा अपने उच्च स्थानों के स्वामी ग्रह मित्र होते हैं और इनसे भिन्न मूल त्रिकोण से 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं। मतांतर से ग्रह मैत्री। सूर्य का बृहस्पति, चंद्र के गुरु बुध, मंगल के शुक्र बुध, बुध के रवि को छोड़कर शेष सब ग्रह, गुरु के मंगल को छोड़कर सब ग्रह, शुक्र के चंद्र रवि को छोड़कर अन्य सब ग्रह और शनि के मंगल चंद्र रवि को छोड़कर शेष सभी ग्रह मित्र होते हैं। ये मत अन्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत है। ग्रहों की तात्कालिक मैत्री। उस समय में जो ग्रह 2 ग्रह 12, 3, 11, 4, 10 इन स्थानों में हो वे भी परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं। इनसे भिन्न स्थान में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। इस प्रकार स्वाभाविक मैत्री में मूल त्रिकोण से जिन स्थानों के स्वामी को मित्र कहा गया है, उनमें 2 स्थानों के स्वामी को मित्र, 1 स्थान के स्वामी को सम और अनुक्त स्थान के स्वामी को शत्रु समझें। तदनंतर तात्कालिक मित्र और शत्रु का विचार करके दोनों के अनुसार अधिमित्र, मित्र, सम शत्रु और अधिशत्रु का निश्चय करना चाहिए। ग्रहों के बल का कथन। अपने अपने उच्च, मूल, त्रिकोण, ग्रह और नवमांश के ग्रहों के स्थान संबंधी बल होते हैं। बुध और गुरु को पूर्व उदय लग्न में, रवि और मंगल को दक्षिण दशम भाव में, शनि को पश्चिम सप्तम भाव में और चंद्र तथा शुक्र को उत्तर चतुर्थ भाव में दिक् संबंधी बल प्राप्त होता है। रवि और चंद्रमा उत्तरायण मकर से 6 राशि में रहने पर तथा अन्य ग्रह वक्र और समागम में चंद्रमा के साथ होने पर चेष्टा बल से युक्त समझे जाते हैं तथा जिन 2 ग्रहों में युति होती है उनमें उत्तर दिशा में रहने वाला भी चेष्टा बल से संपन्न समझा जाता है। चंद्रमा, मंगल और शनि ये रात्रि में, बुध दिन और रात्रि दोनों में तथा अन्य ग्रह रवि, गुरु और शुक्र दिन में बली होते हैं। कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह और शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बली होते हैं। इस प्रकार विद्वानों ने ग्रहों का काल संबंधी बल माना है। शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा तथा रवि ये उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस प्रकार ये ग्रहों का नैसर्गिक स्वाभाविक बल है। वियोगी जन्म ज्ञान। प्रश्न। आधान या जन्म समय में यदि पाप ग्रह निर्बल हो, शुभ ग्रह बलवान हो, नपुंसक बुध शनि के केंद्र में हो तथा लग्न पर शनि या बुध की दृष्टि हो तो तात्कालिक चंद्रमा जिस राशि के द्वादशांश में हो उस राशि के सदृश वियोनी मानवेतर प्राणी का जन्म जानना चाहिए। अर्थात चंद्रमा यदि वियोनी राशि के द्वादशांश में हो तब वियोनी प्राणियों का जन्म समझना चाहिए, अथवा पाप ग्रह अपने नवमांश में और शुभ ग्रह अन्य ग्रहों के नवमांश में हो तथा निर्बल वियोनी राशि लग्न में हो तो भी विद्वान पुरुष वियोनी का मानवेतर जीव के ही जन्म का प्रतिपादन करे। वियोनी के अंगों में राशि स्थान। 1 मस्तक, 2 मुख, गला, गर्दन, 3 पैर, कंधा, 4 पीठ, 5 हृदय, 6 दोनों पार्श्व, 7 पेट, 8 गुदामार्ग, 9 पिछले पैर, 10 लिंग, 11 अंडकोश, 12 चूतड़ तथा पुच्छ,
इस प्रकार चतुष्पद आदि पशु पक्षी के अंगों में मेषादि राशियों के स्थान है। वियोगी वर्ण ज्ञान। लग्न में जिस ग्रह का योग हो उस ग्रह के समान, और यदि किसी का योग न हो तो लग्न के नवमांश राशि पति के समान वियोनि का वर्ण श्याम और गौर आदि रंग कहना चाहिए। बहुत से ग्रहों के योग या दृष्टि हो तो उसमें जो बली हो या जीतने बली हो उनके सदृश वर्ण कहना चाहिए। लग्न के सप्तम भाव में ग्रह हो तो उस ग्रह के समान उस ग्रह का जैसा वर्ण कहा गया है वैसा चिन्ह उस वियोनि के पीठ आदि अंगों में जानना चाहिए। पक्षी जन्म ज्ञान। ग्रहयुक्त लग्न में पक्षी द्वेष कोण हो अथवा बुध का नवमांश हो या चर राशि का नवमांश हो तथा उस पर शनि या चंद्रमा अथवा दोनों की दृष्टि हो तो क्रमशः शनि और चंद्रमा की दृष्टि से स्थलचर और जलचर पक्षी का जन्म समझना चाहिए। वृक्षादि जन्म ज्ञान। यदि लग्न चंद्र गुरु और सूर्य ये चारों निर्बल हो तो वृक्षों का जन्म जानना चाहिए। स्थल या जन्म संबंधी वृक्षों के भेद लग्नांश के अनुसार समझने चाहिए। उस स्थल या जलचर नवांश का स्वामी लग्न से जितने नवमांश आगे हो उतने ही स्थल या जल संबंधी वृक्षों की संख्या जाननी चाहिए। यदि उक्त अंश के स्वामी सूर्य हो और अंतःसार सखुआ शीशम आदि शनि हो तो दुर्भग किसी उपयोग में न आने वाले कुरकुस फरहद आदि खोटे वृक्ष, चंद्रमा हो तो दूध वाले वृक्ष, मंगल हो तो कांटे वाले, गुरु हो तो फलवान आम आदि, बुध हो तो विफल जिनमें फल नहीं होते ऐसे वृक्ष, शुक्र हो तो पुष्प के वृक्षों गेंदा गुलाब आदि का जन्म समझना चाहिए। चंद्रमा के अंशपति होने से समस्त चिकने वृक्ष देवदारू आदि तथा मंगल के अंशपति होने पर कड़वे वृक्ष निम्बादि का भी जन्म समझना चाहिए। यदि शुभ ग्रह अशुभ राशि में हो तो खराब भूमि से सुंदर वृक्ष, और पाप ग्रह शुभ राशि में हो तो सुंदर भूमि में खराब वृक्ष का जन्म देता है। इससे अर्थतः ये बात निकली कि यदि कोई शुभ ग्रह अंशपति हो और वो शुभ राशि में स्थित हो तो सुंदर भूमि में सुंदर वृक्ष का जन्म होता है, और यदि पाप ग्रह अंशपति होकर पाप राशि में स्थित हो तो खराब भूमि में कुत्सित वृक्ष का जन्म होता है। इसके सिवा वो अंशपति अपने नवमांश से आगे जितनी संख्या पर अन्य नवमांश में हो उतने ही संख्या में और उतने ही प्रकार के वृक्षों का जन्म समझना चाहिए। आधान ज्ञान। प्रतिमास मंगल और चंद्रमा के हेतु से स्त्री को ऋतुधर्म हुआ करता है। जिस समय चंद्रमा स्त्री की राशि से नेष्ठ अनुपचय स्थान में हो और शुभ पुरुष ग्रह बृहस्पति से देखा जाता हो तथा पुरुष की राशि से अन्यथा इष्ट उपचय स्थान में हो और बृहस्पति से दृष्ट हो तो उस स्त्री को पुरुष का संयोग प्राप्त होता है। आधान लग्न से सप्तम भाव पर पाप ग्रह का योग या दृष्टि हो तो रोष पूर्वक, और शुभ ग्रह का योग एवं दृष्टि हो तो प्रसन्नता पूर्वक पति पत्नी का संयोग होता है। आधान काल में शुक्र रवि चंद्रमा और मंगल अपने अपने नवमांश में हो, गुरु लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो तो वीर्यवान पुरुष को निश्चय ही संतान होती। यदि सूर्य से सप्तम भाव में मंगल और शनि हो तो वे पुरुष के लिए तथा चंद्रमा से सप्तम में हो तो स्त्री के लिए रोगप्रद होते हैं। सूर्य से 12 में शनि और मंगल हो तो पुरुष के लिए, और चंद्रमा से 12 में ये दोनों हो तो स्त्री के लिए घातक होते हैं। अथवा इन शनि मंगल में एक से युक्त और अन्य से दृष्ट रवि हो तो वह पुरुष के लिए, और चंद्रमा यदि एक से युक्त तथा अन्य से दृष्ट हो तो वो स्त्री के लिए घातक होता है। दिन में गर्भाधान हो तो शुक्र मातृ ग्रह और सूर्य पितृ ग्रह होते हैं। रात्रि में गर्भाधान हो तो चंद्रमा मातृ ग्रह और शनि पितृ ग्रह होते हैं। पितृ ग्रह यदि विषम राशि में हो तो पिता के लिए, और मातृ ग्रह सम राशि में हो तो माता के लिए शुभकारक होता है। यदि पाप ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर पाप ग्रह से देखा जाता और शुभ ग्रह से न देखा जाता हो, अथवा लग्न में शनि हो तथा उस पर क्षीण चंद्रमा और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भाधान होने से स्त्री का मरण होता है। लग्न और चंद्रमा दोनों या इनमें से एक भी दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो गर्भाधान होने पर स्त्री गर्भ के सहित साथ ही या पृथक मृत्यु को प्राप्त होती है। लग्न अथवा चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो, मंगल अष्टम भाव में हो अथवा लग्न से 4-12वें स्थान में मंगल और शनि हो तथा चंद्रमा क्षीण हो तो भी गर्भवती स्त्री का मरण होता है। यदि लग्न में मंगल और सप्तम में रवि हो तो गर्भवती स्त्री का शस्त्र द्वारा मरण होता है। गर्भाधान काल में जिस मास का स्वामी अस्त हो उस मास में गर्भ का स्त्राव होता है, इसलिए इस प्रकार के लग्न को गर्भाधान में त्याग देना चाहिए। आधान कालीन लग्न या चंद्रमा के साथ अथवा इन दोनों में 5, 9, 7, 4, 10 के स्थान में सब शुभ ग्रह हो और 3, 6, 11 भाव में सब पाप ग्रह हो तथा लग्न और चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी रहता है।
रवि, गुरु, चंद्रमा और लग्न ये विषम राशि एवं विषम नवमांश में हो अथवा रवि और गुरु विषम राशि में स्थित हो तो पुत्र का जन्म समझना चाहिए। उक्त सभी ग्रह यदि समराशि और सम नवमांश में हो अथवा मंगल, चंद्रमा और शुक्र ये सम राशि में हो तो विज्ञजनों को कन्या का जन्म समझना चाहिए। अथवा वे सब द्विस्वभाव राशि में हो और बुध से देखे जाते हो अपने अपने पक्ष के यमल जुड़ संतान के जन्मकारक होते हैं। अर्थात पुरुष ग्रह 2 पुत्रों के और स्त्री ग्रह 2 कन्याओं के जन्मदायक होते हैं। यदि दोनों प्रकार के ग्रह हों तो एक पुत्र और एक कन्या का जन्म समझना चाहिए। लग्न से विषम 3, 5 आदि स्थानों में स्थित शनि भी पुत्र जन्म कारक होता है। क्रमशः विषम एवं समराशि में स्थित रवि और चंद्रमा अथवा बुध और शनि एक दूसरे को देखते हो अथवा समराशिस्थ सूर्य को विषम राशिस्थ मंगल देखता हो या विषम समराशिस्थ लग्न एवं चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो अथवा चंद्रमा समराशि और लग्न विषम राशि में स्थित हो तथा उन पर मंगल की दृष्टि हो अथवा लग्न, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों पुरुष राशि में नवमांश में हो तो इन सब योगों में नपुंसक का जन्म होता है। शुक्र और चंद्रमा समराशि में हो तथा बुध, मंगल, लग्न और बृहस्पति विषम राशि में स्थित होकर पुरुष ग्रह से देखे जाते हो अथवा लग्न एवं चंद्रमा समराशि में हो या पूर्वोक्त बुध, मंगल, लग्न एवं गुरु समराशि में हो तो ये यमल जुड़वी संतान को जन्म देने वाले होते हैं। यदि बुध अपने मिथुन या कन्या के नवमांश में स्थित होकर द्विस्वभाव राशिस्थ ग्रह और लग्न को देखता हो तो गर्भ में 3 संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। उनमें 2 तो बुध नवमांश के सदृश होंगे और एक लग्नांश के सदृश। यदि बुध और लग्न दोनों तुल्य नवमांश में हो तो तीनों संतानों को एक सा ही समझना चाहिए। यदि धनु राशि का अंतिमांश लग्न हो, उसी अंश में बलि ग्रह हो स्थित हो और बलवान बुध या शनि से देखे जाते हो तो गर्भ में बहुत 3 से अधिक संतानों की स्थिति समझनी चाहिए। गर्भ मासों के अधिपति शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, आधान लग्नेश सूर्य और चंद्रमा ये गर्भाधान काल से लेकर प्रसव पर्यंत 10 मासों के क्रमशः स्वामी हैं। आधान समय में जो ग्रह बलवान या निर्बल होता है उसमें मास में उसी प्रकार शुभ या अशुभ फल होता है। बुध त्रिकोण में हो और अन्य ग्रह निर्बल हो तो गर्भस्थ शिशु के 2 मुख, 4 पैर और 4 हाथ होते हैं। चंद्रमा वृष में हो और अन्य सब पाप ग्रह राशि संधि में हो तो बालक गूंगा होता है। यदि उक्त ग्रहों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो बालक अधिक दिनों में बोलता है। मंगल और शनि यदि बुध की राशि नवमांश में हो तो शिशु गर्भ में ही दांत से युक्त होता है। चंद्रमा कर्क राशि में होकर लग्न में हो तथा उस पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो गर्भस्थ शिशु कुबड़ा होता है। मीन राशि लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा मंगल की दृष्टि हो तो गर्भ का बालक पंगु होता है। पाप ग्रह और चंद्रमा राशि संधि में हो, उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो गर्भस्थ शिशु जड़ मूर्ख होता है। मकर का अंतिम अंश लग्न में हो और उस पर शनि, चंद्रमा तथा सूर्य की दृष्टि हो तो गर्भ का बच्चा वामन बौना होता है। पंचम तथा नवम ग्रह के देशकांड में पाप ग्रह हो तो जातक क्रमशः पैर, मस्तक और हाथ से रहित होता है। गर्भाधान के समय यदि सिंह लग्न में सूर्य और चंद्रमा हो तथा उन पर शनि और मंगल की दृष्टि हो तो शिशु नेत्रहीन होता है। यदि शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो तो आंख में फूली होती है। यदि लग्न से 12वें भाव में चंद्रमा हो तो बालक का वाम नेत्र और सूर्य हो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता है। ऊपर जो अशुभ योग कहे गए हैं उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उन योगों के बल पूर्ण नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में देवाराधन एवं चिकित्सा आदि यत्नों से अशुभ फल का निवारण हो जाता है। यदि आधान लग्न में शनि का नवमांश हो और शनि 7वें भाव में हो तो 3 वर्ष पर प्रसव होता है। यदि इसी स्थिति में चंद्रमा हो अर्थात लग्न में चंद्रमा का नवमांश हो और चंद्रमा 7वें भाव में स्थित हो तो 12 वर्ष पर प्रसव होता है। इन योगों का विचार जन्म काल में भी करना चाहिए। आधान काल में जिस द्वादशांश में चंद्रमा हो उससे उतनी ही संख्या आगे राशि में चंद्रमा के जाने पर बालक का जन्म होता है। द्वादशांश भुक्त अंशादि को 2 से गुणा करके उसमें 5 से भाग देने पर लब्धि राश्यादि मान की सूचक होती है। जन्म ज्ञान शिशु की जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा जन्मल ग्रह को नहीं देखता हो तो पिता के परोक्ष में बालक का जन्म समझना चाहिए। इसी योग में यदि सूर्य चर राशि में मध्य 10वें भाव से आगे 11, 12 में अथवा पीछे 9, 8 में हो तो पिता के विदेश रहने पर पुत्र का जन्म समझना चाहिए।
इससे यह सिद्ध होता है कि यदि सूर्य स्थिर राशि में हो तो स्वदेश में रहते हुए पिता के परोक्ष में, और द्विस्वभाव राशि में हो तो स्वदेश और परदेश के मध्य स्थान में पिता के रहने पर बालक का जन्म होता है। लग्न में शनि और सप्तम भाव में मंगल हो अथवा बुध और शुक्र के बीच में चंद्रमा हो तो भी पिता के परोक्ष में शिशु का जन्म समझना चाहिए। पाप ग्रह की राशि वाले लग्न में चंद्रमा हो अथवा वो वृश्चिक के दृष्टिकांड में हो तथा शुभ ग्रह 2-11 भाव में स्थित हो तो सर्प का या सर्प से वेष्टित मनुष्य का जन्म समझना चाहिए। मनुश्रेष्ठ, यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो और शेष ग्रह बलयुक्त हो तो एक ही कोष में लिपटे हुए 2 शिशुओं का जन्म समझना चाहिए। शनि या मंगल से युक्त सिंह, वृष या मेष लग्न हो तो लग्न के नवमांश की राशि जिस अंगुल की हो उस अंग में नाल से लिपटे हुए शिशु का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि न हो अथवा चंद्रमा सूर्य से संयुक्त हो तथा उसे गुरु नहीं देखता हो अथवा चंद्रमा पाप ग्रह और सूर्य से संयुक्त हो तो शिशु को परपुरुष के वीर्य से उत्पन्न समझना चाहिए। यदि 2 पाप ग्रह पाप राशि में स्थित होकर सूर्य से सप्तम भाव में हो तो सूर्य के चर आदि राशि के अनुसार विदेश, स्वदेश या मार्ग में बालक का जन्म समझना चाहिए। पूर्ण चंद्रमा अपने राशि में हो, बुध लग्न में हो, शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में हो अथवा जलचर राशि लग्न हो और उससे सप्तम स्थान में चंद्रमा हो तो नौका पर शिशु का जन्म समझना चाहिए। नारद, यदि जलचर राशि को लग्न को जलचर राशि पूर्ण चंद्रमा देखता हो अथवा 10-4 या लग्न में हो तो जल में प्रसव होता है, इसमें संशय नहीं। यदि लग्न और चंद्रमा से शनि 12वें भाव में हो, उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो बालक का कारागार में जन्म होता है। तथा कर्क या वृश्चिक लग्न में शनि हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो गड्ढे में बालक का जन्म समझना चाहिए। जलचर राशि शनि लग्न में हो तथा उस पर बुध, सूर्य या चंद्रमा की दृष्टि हो तो क्रमशः क्रीड़ा स्थान, देवालय अथवा ऊसर भूमि में शिशु का प्रसव समझना चाहिए। यदि मंगल बलवान होकर लग्नगत शनि को देखता हो तो शमशान भूमि में, चंद्रमा और सूर्य देखते हो तो रम्य स्थान में, गुरु देखता हो तो अग्निहोत्र ग्रह में, सूर्य देखता हो तो राजगृह, देवालय और गौशाला में तथा बुध देखता हो तो त्रिशाला में बालक का जन्म समझना चाहिए। यदि लग्न में चर राशि हो तो मार्ग में लग्न राशि के कथित स्थान के समान स्थान में बालक का जन्म होता है। यदि लग्न में स्थिर राशि हो तो स्वदेश के ही उक्त स्थान में जन्म होता है। यदि लग्न राशि अपने नवमांश में हो तो स्वग्रह में ही वैसे स्थान में जन्म होता है। मंगल और शनि से त्रिकोण 5-9 में अथवा सप्त भाव में चंद्रमा हो तो जातक को माता त्याग देती है। यदि उस पर गुरु की दृष्टि हो तो त्यक्त होने पर भी दीर्घायु होता है। पाप ग्रह से दुष्ट चंद्रमा यदि लग्न में हो और मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो माता से व्यक्त होने पर जातक मर जाता है। अथवा पाप दृष्ट चंद्रमा यदि शनि मंगल से 11वें भाव में स्थित हो तो भी शिशु की मृत्यु हो जाती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो बालक दूसरे के हाथों में जाकर सुखी होता है। यदि पाप से ही दृष्ट हो तो दूसरे के हाथ में जाने पर भी हीनायु होता है। पितृसंज्ञक ग्रह बलि हो तो पिता के घर में और मातृसंज्ञक ग्रह बलि हो तो माता अर्थात माता के घर में जन्म समझना चाहिए। मुने, यदि शुभ ग्रह नीच स्थान में हो तो वृक्षादि के नीचे तृण पत्रादि की कुटी में जन्म समझना चाहिए। शुभ ग्रह नीच स्थान में हो और लग्न अथवा चंद्रमा पर एक स्थान स्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो निर्जन स्थान में प्रसव होता है। यदि चंद्रमा शनि की राशि के नवमांश में स्थित होकर चतुर्थ भाव में विद्यमान हो तथा शनि से दृष्ट या युत हो तो प्रसव काल में प्रसूति का जन्म शयन पृथ्वी पर समझना चाहिए। शीर्षोदय राशि लग्न हो तो शिर की ओर से तथा पृष्ठोदय राशि लग्न हो तो पृष्ठ पैर की ओर से शिशु का जन्म होता है। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो तो माता के लिए कष्ट समझना चाहिए। जन्म समय में सब ग्रहों की अपेक्षा शनि बलवान हो तो सुति का ग्रह पुराना किंतु संस्कार किया हुआ समझना चाहिए। मंगल बलि हो तो जला हुआ, चंद्रमा बलि हो तो नया और सूर्य बलि हो तो अधिक काष्ठ से युक्त होकर भी मजबूत नहीं होता। बुध बलि हो तो प्रसव ग्रह बहुत चित्रों से युक्त, शुक्र बलि हो तो चित्रों से युक्त नवीन और मनोहर तथा गुरु बलि हो तो सूतिका का ग्रह सुदीर्ण समझना चाहिए। लग्न में तुला, मेष, कर्क, वृश्चिक या कुंभ हो तो वास्तु भूमि में पूर्व भाग में मिथुन, कन्या, धनु या मीन हो तो उत्तर भाग में, वृष हो तो पश्चिम भाग में तथा मकर या सिंह हो तो दक्षिण भाग में सूतिका का घर समझना चाहिए। ग्रह राशियों के स्थान
घर की पूर्व आदि दिशाओं में मेष आदि दो दो राशियों की और चारों कोणों में चारों द्विस्वभाव राशियों को समझे। सूतिका ग्रह के समान ही सूतिका के पलंग में भी लग्न आदि भावों को समझे। वहां 3, 6, 9 और 12वें भाव को क्रमशः चारों पायों में समझना चाहिए। चंद्रमा और लग्न के बीच में जितने ग्रह हो उतनी उपसूतिकाओं की प्रसव काल में उपस्थिति समझनी चाहिए। दृश्य चक्रार्ध में सप्तम भाव से आगे लग्न तक जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं को घर से बाहर समझें और अदृश्य चक्रार्ध से लग्न से आगे सप्तम पर्यंत जितने ग्रह हों उतनी उपसूतिकाओं की उपस्थिति घर के भीतर रहती है। बहुत से आचार्यों और मुनियों ने इससे भिन्न मत प्रकट किया है, अर्थात दृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हो उतनी उपसूतिकाओं को घर के भीतर तथा अदृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हो उतनी को घर के बाहर कहा गया। लग्न में जो नवमांश हो उसके स्वामी ग्रह के सदृश अथवा जन्म समय में जो ग्रह सबसे बली हो उसके समान शिशु का शरीर समझना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा जिस नवमांश में हो उस राशि के समान वर्ण गौर आदि समझना चाहिए। एवं दृष्कारणवश लग्न आदि भावों से जातक के मस्तक आदि अंग विभाग जानना चाहिए। यथा लग्न में प्रथम दृष्कारण हो तो लग्न मस्तक, 2, 12 नेत्र, 3, 11 कान, 4, 10 नाक, 5, 9 कपोल, 6, 8 हनु ठुड्डी और 7 सप्तम भावमुख। द्वितीय दृष्कारण हो तो लग्न कंठ, 2, 12 कंधा, 3, 11 पसली, 4, 10 हृदय, 5, 9 भुज, 6, 8 पेट और 7 नाभि। तृतीय दृष्कारण हो तो लग्न वस्ती, नाभि और लिंग के मध्य का स्थान, 2, 12 लिंग, गुदमार्ग, 3, 12 अंडकोश, 4, 10 जांग, 5, 9 घुटना, 6, 8 पिंडली और सप्तम भाव पैर समझना चाहिए। जिस अंग की राशि में पाप ग्रह हो उस अंग में व्रण और यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में चिन्ह, तिलमशक आदि समझना चाहिए। पाप ग्रह अपनी राशि या नवमांश में अथवा स्थिर राशि में हो तो जन्म के साथ ही व्रण होता है, अन्यथा उस ग्रह की दशा अंतरदशा में आगे चलकर व्रण होता है। शनि के स्थान में वात या पत्थर के आघात से, मंगल के स्थान में विष, शस्त्र और अग्नि से, बुध के स्थान में पृथ्वी, मिट्टी के आघात से, सूर्याश्रित अंगकाष्ठ और पशु से, क्षीण चंद्राश्रित अंग में सिंह वाले पशु और जलचर के आघात से व्रण होता है। जिस अंग की राशि में 3 पाप ग्रह हो उस अंग में निश्चित रूप से व्रण होता ही है। पष्ट भाव में पाप ग्रह हो तो उस राशि के आश्रित अंग में व्रण होता है। यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस अंग में तिल या मसा होता है। यदि शुभ ग्रह का योग हो तो उस अंग में चिन्ह, दाग मात्र होता है। ग्रहों के स्वरूप और गुण का वर्णन। सूर्य की आकृति चतुरस्त्र है, शरीर की कांति और नेत्र पिंगल है, पित्त प्रधान प्रकृति है और उनके मस्तक पर थोड़े से केश हैं। चंद्रमा का आकार गोल है, उनकी प्रकृति में वात और कफ की प्रधानता है। वे पंडित और मृदुभाषी हैं तथा उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। मंगल की दृष्टि क्रूर है, युवावस्था है, पित्त प्रधान प्रकृति है और वो चंचल स्वभाव का है। बुध की प्रकृति में कफ, पित्त और वात की प्रधानता है। वो हास्य प्रिय और अनेकार्थ शब्द बोलने वाला है। बृहस्पति की अंग कांति, केश और नेत्र पिंगल हैं, उनका शरीर बड़ा है, प्रकृति में कफ की प्रधानता है और वे बड़े बुद्धिमान हैं। शुक्र के अंग और नेत्र सुंदर हैं, मस्तक पर काले घुंघराले केश हैं तथा वे सर्वदा सुखी रहने वाले हैं। शनि का शरीर लंबा और नेत्र कपिश वर्ण के हैं, उनकी बात प्रधान प्रकृति है, उनके केश कठोर हैं और वे बड़े आलसी हैं। ग्रहों के धातु। स्नायु, शिरा, हड्डी, शोणित, त्वचा, वीर्य, वसा और मज्जा, ये क्रमशः शनि, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु और मंगल के धातु। अरिष्ट कथन। चंद्रमा, लग्न और पाप ग्रह ये राशि के अंतिमांश में हों अथवा चंद्रमा और तीनों पाप ग्रह ये लग्नादि चारों केंद्रों में हों तथा कर्क लग्न हो तो जातक की मृत्यु होती है। 2 पाप ग्रह लग्न और सप्तम भाव में हो तथा चंद्रमा एवं पाप ग्रह से युक्त हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। क्षीण चंद्रमा 12वें भाव में हो, पाप ग्रह लग्न और अष्टम भाव में हो तथा शुभ ग्रह केंद्र में न हो तो उत्पन्न शिशु की मृत्यु होती है। अथवा पापयुक्त चंद्रमा सप्तम, द्वादश या लग्न में स्थित हो तथा उस पर केंद्र से भिन्न स्थान में स्थित शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो जातक की मृत्यु होती है।
यदि चंद्रमा 6-8 स्थान में रहकर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो शिशु का शीघ्र मरण होता है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 8वें वर्ष में और शुभ अथवा पाप ग्रह दोनों से दृष्ट हो तो चौथे वर्ष में जातक की मृत्यु हो जाती है। शनि चंद्रमा लग्न में अथवा पाप ग्रह 8, 1, 4, 7, 10 में स्थित हो तो उत्पन्न बालक का मरण होता है। अथवा 2 पाप ग्रहों के बीच में होकर चंद्रमा 4, 7, 8 स्थान में स्थित हो तो लग्न ही 2 पाप ग्रहों के बीच में हो तो जातक की मृत्यु होती है। पाप ग्रह 7, 8 में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो माता सहित शिशु की मृत्यु होती है। राशि के अंतिमांश में चंद्रमा पाप ग्रह से अदृष्ट हो तथा पाप ग्रह त्रिकोण 5-9 में हो अथवा लग्न में चंद्रमा और सप्तम में पाप ग्रह हो तो शिशु का मरण होता है। राहुग्रस्त चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो और मंगल अष्टम स्थान में स्थित हो तो माता और शिशु दोनों की मृत्यु होती है। इसी प्रकार राहुग्रस्त सूर्य यदि पाप ग्रह से युक्त हो तथा बलि पाप ग्रह अष्टम भाव में स्थित हो तो माता और शिशु का शस्त्र से मरण होता है। आयुर्दार्य कथन। चंद्रमा और बृहस्पति से युक्त कर्क लग्न हो, बुध और शुक्र केंद्र में हो और शेष ग्रह रवि, मंगल एवं शनि 3, 6, 11 स्थान में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न जातक की आयु बहुत अधिक होती है। मीन लग्न में मीन का नवमांश हो, बुध वृष में 25 कला पर हो तथा शेष सब ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में हो तो जातक की आयु परम 120 वर्ष 5 दिन की होती है। लग्नेश का बलि होकर केंद्र में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बालक धन सहित दीर्घायु होता है। चंद्रमा अपने उच्च में हो, शुभ ग्रह अपनी राशि में हो, बलि लग्नेश लग्न में हो तो जातक की 60 वर्ष में आयु होती है। केंद्र में शुभ ग्रह हो और अष्टम भाव शुभ ग्रह रहित हो तो 70 वर्ष की आयु होती है। शुभ ग्रह अपने अपने मूल त्रिकोण में हो, गुरु अपने उच्च में हो तथा लग्नेश बलवान हो तो 80वें वर्ष की आयु होती है। सबल शुभ ग्रह केंद्र में हो और अष्टम भाव में कोई ग्रह ना हो तो 30 वर्ष की आयु होती है। अष्टमेश नवम भाव में हो, बृहस्पति अष्टम भाव में रहकर पाप ग्रह से दुष्ट हो तो 24वें वर्ष की आयु होती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों अष्टम भाव में स्थित हो तो 27 वर्ष की आयु होती है। लग्न में पाप ग्रह सहित बृहस्पति हो, उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तथा अष्टम में कोई ग्रह न हो तो 22 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। शनि नवम भाव में या लग्न में हो, शुक्र केंद्र में हो और चंद्रमा 12 या 9 में हो तो 100 वर्ष की आयु होती है। बृहस्पति कर्क में होकर केंद्र में हो अथवा बृहस्पति और शुक्र दोनों केंद्र में हो तो 100 वर्ष की आयु समझनी चाहिए। अष्टमेश लग्न में हो और अष्टम भाव में शुभ ग्रह ना हो तो 40 वर्ष की आयु होती है। लग्नेश अष्टम भाव में और अष्टमेश लग्न में हो तो 5वें वर्ष की आयु होती है। शुक्र और बृहस्पति एक राशि में हो अथवा बुध और चंद्रमा लग्न में अष्टम भाव में हो तो 50 वर्ष की आयु होती है। मुने, मैंने इस प्रकार ग्रह योग संबंध में आयुर्दार्य का प्रमाण कहा है। अब गणित द्वारा स्पष्टाद्वैर्य का वर्णन करता हूं। सूर्य चंद्रमा और लग्न में यदि सूर्य अधिक बलि हो तो पिंडायु, चंद्रमा बलि हो तो निसर्गायु और लग्न बलि हो तो अंशायु का साधन करना चाहिए। उसका साधन प्रकार में बतलाता हूं। पिंडायु और निसर्गायु का साधन सूर्य आदि ग्रह अपने अपने उच्च में हो तो क्रमशः 19, 25, 15, 12, 15, 21 और 20 वर्ष पिंडायु के प्रमाण होते हैं तथा 20, 1, 2, 9, 18, 20, 50 ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहों के निसर्गायुर्य के प्रमाण होते हैं। पिंडायु और निसर्गायु में आयु साधन करना हो तो राश्यादि ग्रह में अपने उच्च को घटाना चाहिए। यदि वो 6 राशि से अल्प हो तो उसको 12 राशि में घटाकर ग्रहण करें। उसके अंश बनाने में वो आयुर्दार्य साधन में उपयोगी होता है। जो ग्रह शत्रु के ग्रह में हो उसके अंशों में उसी का तृतीयांश घटावे। यदि वो ग्रह वक्र गति न हो तभी ऐसा करना चाहिए। यदि ग्रह वक्र गति हो तो शत्रु ग्रह में रहने पर भी तृतीयांश नहीं घटाना चाहिए तथा शनि और शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रह अस्त हो तो उनके अंशों में आधा घटा देना चाहिए। शनि और शुक्र अस्त हो तो भी उनके अंशों में आधा नहीं घटाना चाहिए। यदि किसी ग्रह में दोनों हानि प्राप्त हो अर्थात वो शत्रु ग्रह में हो और अस्त भी हो तो उससे अधिक हानि मात्र करें अर्थात केवल आधा घटावे, तृतीयांश नहीं। यदि लग्न में पाप ग्रह हो तो उसकी राशि को छोड़कर केवल अंशादि से आयुर्दार्य के अंश को गुणा करके गुणनफल में 360 का भाग देकर लब्ध अंशादि को पूर्वोक्त अंश में घटावे। इस प्रकार पाप ग्रह के समस्त लब्धांश घटावे।
यदि उसमें शुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो तो लब्धांश का आधा घटाना चाहिए। इस तरह आगे बताए जाने वाले प्रकार से आयुर्दार्य साधन योग्य स्पष्ट अंश उपलब्ध होते हैं। पिंडायु साधन उन स्पष्टांशों को अपने अपने पूर्वोक्त गुणक उच्चस्थ वर्ष संख्या 19 आदि से गुणा करके गुणनफल में 360 से भाग देने पर लब्धि वर्ष संख्या होती है। शेष को 12 से गुणा करके 360 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होती है। पुनः शेष को 30 से गुणा करके 360 के द्वारा भाग देने पर लब्धि दिन संख्या। फिर शेष को 60 से गुणा कर 360 से भाग देने पर लब्धि घटी एवं पलादि रूप। लग्नायु साधन लग्न की राशियों को छोड़कर अंशादि को कला बनाकर 200 से भाग देने पर लब्धि वर्ष संख्या होगी। शेष को 12 से गुणा कर 200 से भाग देने पर लब्धि मास संख्या होगी। पुनः पूर्ववत 30 आदि से गुणा करके हर से भाग देने पर लब्धि दिन आदि की सूचक होगी। अंशायुर्दक साधन लग्न सहित ग्रहों के पृथक पृथक अंश बनाकर 40 से भाग देकर जो शेष बसे उसे आयुर्दार्य साधन उपयोगी अंशादि समझे। उसमें जो विशेष संस्कार कर्तव्य हैं उसका वर्णन करता हूं। लग्न में ग्रह को घटावें। यदि शेष 6 राशि से अल्प हो तो उसमें निम्नांकित संस्कार विशेष करना चाहिए, अन्यथा नहीं। यदि घटाया हुआ ग्रह 6 राशि से अल्प और 1 राशि से अधिक हो तो उन अंशों से 30 में भाग देकर लब्धि को 1 में घटावें और शेष को गुणक समझें। यदि ग्रह घटाया हुआ लग्न 1 राशि से अल्प हो तो उन्हीं अंशों में 30 का भाग देकर लब्धि को 1 में घटाने से शेष गुणक होता है। इस प्रकार शुभ ग्रह के गुणक को आधा करके गुणक समझें और पाप ग्रह के समस्त गुणकों को ग्रहण करें। फिर इस प्रकार के गुणकों से उपर्युक्त आयुर्दार के अंश को गुणा करें तो संस्कृत अंश होता है। ये संस्कार कहा गया है। इस संस्कृत आयुर्दार्क के अंश को कलात्मक बनाकर 200 से भाग देकर लब्धि को वर्ष समझें। फिर शेष को 12 से गुणा करके गुणनफल में 200 का भाग देने से लब्धि को मास समझें। तत्पश्चात शेष में 30 आदि से गुणा करके 200 का भाग देने से लब्धि को दिन एवं घटी आदि समझें। लग्न के आयुर्दार्य अंशादि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 10 का भाग देने से जो लब्धि हो वो वर्ष है। फिर शेष को 12 आदि से गुणा करके 10 में भाग देने पर जो लब्धि हो उसे मास आदि समझें। लग्न की आयु में इतनी विशेषता है कि यदि लग्न सब्बल हो तो लग्न की जितनी भुक्त राशि संख्या हो उतने वर्ष और अधिक जोड़े तथा अंशादि को 2 से गुणा करके 5 का भाग देकर लब्धि को मास समझकर उसे भी जोड़े तथा शेष को 30 आदि से गुणा करके हर से भाग देकर जो लब्धि आवे उसके तुल्य दिनादि रूप फल भी जोड़े तो लग्नायु स्पष्ट होती है। ये क्रिया पिंडायु और निसर्गायु नहीं की जाती है। दशा निरूपण लग्न सूर्य और चंद्रमा इन तीनों में जो अधिक बली है प्रथम उसी की दशा होती है। फिर उससे केंद्र स्थित ग्रहों की, तदनंतर पर्ण पर स्थित ग्रहों की, तत्पश्चात आपोक्लिम स्थित ग्रहों की दशा होती है। केंद्रादि स्थित ग्रहों में बल के अनुसार ही पूर्व दशा होती है। एक स्थान में स्थित 2 या 3 ग्रहों में यदि बल की समानता हो तो उनमें जिसकी अधिक आयु हो उसकी प्रथम दशा होती है। आयु के वर्षादि में भी समता हो तो जिस ग्रह का सूर्य सान्निध्य से प्रथम उदय हुआ हो उसकी प्रथम दशा होती है। अंतरदशा कथन दशापति पूर्ण दशा का पाचक होता है, तथापि उसके साथ रहने वाला ग्रह आधे का दशापति से त्रिकोण 5-9 में रहने वाला तृतीयांश, 3-4 का सप्तम में रहने वाला सप्तमांश का चतुरस्थ 4-8 में रहने वाला चतुरांश 1/4 अंतरदशा का पाचक होता है। इससे सिद्ध है कि इन स्थानों से भिन्न स्थान में स्थित ग्रहों की अंतरदशा नहीं होती है। अंतरदशा साधन के गुण का मूल दशापति का 84, उसके साथ रहने वाले का 42, त्रिकोण में रहने वाले का 28, सप्तम में रहने वाले का 12 तथा चतुर्थ अष्ट में रहने वाले का 21 गुणक कहा गया है। वर्षादि रूप दशा प्रमाण को अपने अपने गुणक से गुणा करके सब गुणकों के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वो वर्ष होता है। शेष को 12, 30 से आदि से गुणा करके गुणनफल में गुणक के योग से भाग देने पर जो लब्धि आवे वो मास दिन आदि का सूचक होती है। नारद जी, इसी प्रकार अंतरदशा में उपदशा के मानक समझने चाहिए। दशाफल दशारंभ काल में यदि चंद्रमा दशापति के मित्र की राशि स्वोच्च स्वराशि या दशापति से 1, 4, 7, 3, 10, 11 में शुभ स्थान में हो तो जिस भाव में चंद्रमा हो उस भाव की विशेष रूप से पुष्टि करता हुआ शुभ फल देता है। इन स्थानों से भिन्न स्थान में हो तो उस भाव का नाशक होता है। 142-43 पहले जिस ग्रह के जो द्रव्य बताए गए हैं भाव और राशियों में जो उन ग्रहों की दृष्टि तथा योग का फल कहा गया है एवं आजीविका आदि जो फल बताए गए हैं उन सब का विचार उस ग्रह की दशा में करना चाहिए।
जो ग्रह पाप दशा में प्रवेश के समय अपने शत्रु से देखा जाता हो वो विपत्तिकारक अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है, तथा जो शुभ ग्रह मित्र से दुष्ट हो और शुभ वर्ग में रहकर तत्काल बलवान हो वो सब आपत्ति दुष्ट फल को नष्ट कर देता है। जिसका आगे बताया जाने वाला अष्टक वर्गज फल पूर्ण शुभ हो तथा जो ग्रह लग्न या चंद्रमा से 1, 3, 6, 10, 11 में सोच स्थान में स्वराशि में अपने मूल त्रिकोण में तथा मित्र की राशि में हो उसका अशुभ फल भी मध्यम हो जाता है। मध्यम फल श्रेष्ठ हो जाता है तथा शुभ फल तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। यदि वो ग्रह इससे भिन्न स्थान में हो तो उसके पाप फल की वृद्धि होती है, उसका शुभ फल भी अल्प हो जाता है। इन फलों को भी ग्रह के बलाबल को समझकर तदनुसार स्वल्प या अधिक समझना चाहिए। लग्न दशा फल चर लग्न में प्रथम, द्वितीय, तृतीय दृष्कांड हो तो क्रम से लग्न की दशा शुभ, मध्यम और अशुभ फल देने वाली होती है। द्विस्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल होता है, अर्थात प्रथमादि दृष्कांड में क्रम से अशुभ, मध्यम और शुभ फल देने वाली दशा होती है। स्थिर लग्न हो तो प्रथमादि दृष्कांड में अशुभ, शुभ और मध्यम फल देने वाली दशा होती है। लग्न यदि अपने स्वामी गुरु और बुध से युक्त एवं दुष्ट हो तो उसकी दशा शुभप्रद होती है। यदि वो पाप ग्रह से युक्त या दुष्ट हो अथवा पाप के मध्य में हो तो उसकी दशा अशुभ फल देने वाली होती है।